काराकोरम पर्वत है, काराकोरम रेंज है, काराकोरम रेंज है। काराकोरम रेंज आप बना लीजिए, उसका लद्दाख वाला हिस्सा केवल बनाया है। कल आपको याद होगा हमने बताया था काराकोरम का विस्तार लद्दाख से लेकर चीन तक है। तो पूरी बात तो अभी नहीं बताऊंगा, लेकिन जितना बताया था उसके आगे देखता हूं। काराकोरम पर्वत में जो काराकोरम का हिस्सा पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में आ जाता है। आप जानते हैं कि कश्मीर का और लद्दाख का कुछ हिस्सा पाकिस्तान के कब्जे में है। लद्दाख और कश्मीर का कुछ हिस्सा पाकिस्तान के कब्जे में, जिसको हम लोग पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर कहते हैं, पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के नाम से जानते हैं। तो पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर वाले हिस्से में एक पीक है जिसका नाम है K2। जिसका नाम क्या है? K2। इसको हम लोग गॉडविन ऑस्टिन भी बोलते हैं, गॉडविन ऑस्टिन भी बोलते हैं, गॉडविन ऑस्टिन। इसकी हाइट है 8,611 मीटर, 8,611 मीटर। गॉडविन ऑस्टिन। K2 का मतलब कंचनजंगा मत समझिएगा। K2 का मतलब एक के से कारा और दूसरे के से कोरम। काराकोरम की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या दे दिया गया? K2। और K2 का ही दूसरा नाम है गॉडविन ऑस्टिन। गॉडविन ऑस्टिन ये काराकोरम का एक और नाम है। इसकी हाइट है 8,611 मीटर। काराकोरम के जस्ट पास में एक ग्लेशियर है और लगातार ऐसे काराकोरम में सैकड़ों ग्लेशियर हैं, लेकिन 4 महत्वपूर्ण ग्लेशियर का साइन बनाया हूँ। ये जो साइन बनाया हूँ क्या बनाया हूँ? ग्लेशियर क्या होता है? देखो 3 बातें समझ लो। पहली बात है कि ग्लेशियर, दूसरी बात स्नो लाइन, और तीसरी बात हिम टोपी यानी कि आइस कैप। 3 बातें होती हैं। एक होता है ग्लेशियर, एक होता है आइस कैप, और एक होता है स्नो लाइन। स्नो लाइन हिंदी में हिमनद, इसका नाम है हिम टोपी, इसका नाम है हिम रेखा। हिम रेखा, ये 3 नाम है। नाम से तो लग रहा है सेम, सब में हिम लगा हुआ है, सब में बर्फ लगा है, पर तीनों में अंतर है। देखो इधर, अगर पहाड़ों में सिर्फ बर्फ जमा है, पहाड़ों में अगर सिर्फ बर्फ जमा है, उसमें कोई मूवमेंट नहीं है। अगर पहाड़ों में बर्फ जमा है और उसमें कोई मूवमेंट नहीं है, तो उसको बोलते हैं हम लोग आइस कैप। क्या बोलते हैं उसको? उसको बोलते हैं हम लोग आइस कैप, यानी हिम टोपी। हिम टोपी। अगर इस बर्फ में कोई मूवमेंट नहीं है तो जिस पर आप फिसल सकते हैं, स्केटिंग जिसको बोलते हैं, जाकर के हम लोग फिसलते हैं बर्फ पर, बर्फ से खेलते हैं एक दूसरे के साथ। रुका हुआ बर्फ पे खेलते हैं, चलता हुआ बर्फ पे हम लोग नहीं खेलते। अगर चलता हुआ बर्फ पर ऐसा काम कर लिए तो खेल हो जाएगा फिर, है ना। तो कहने का मतलब ये है कि जो बर्फ स्टैटिक हो, पहाड़ में जो बर्फ जमा हो स्टैटिक हो, उसको बोलते हैं हिम टोपी, आइस कैप। लेकिन वही ग्लेशियर, यही हिम जो है, यही बर्फ अगर टूट करके फिसल कर नदी के जैसा चलने लगे, अगर इसमें मूवमेंट आ जाए, इस बर्फ में क्या आ जाए? मूवमेंट आ जाए, तो इसे कहा जाता है हिमनद। क्या कहा जाता है? हिम की नदी, हिमनद यानी ग्लेशियर। ग्लेशियर हम तब तक नहीं बोलेंगे जब तक इसके अंदर मूवमेंट ना आए। अगर इसके अंदर मूवमेंट आ जाता है बर्फ के अंदर, तो इसको हम बोलते हैं हम लोग हिमनद। लेकिन ऐसे ही बर्फ जमा हो, फ्रीज हो, तब उसे बोला जाएगा आइस कैप, हिम टोपी। बर्फ ऐसे ही जमा हो तो क्या बोला जाएगा? आइस कैप। लेकिन अगर हिम फिसल के आगे चलने लगे तो क्या बोलेंगे उसको? हिमनद। और मैं बता दूं कि हिमनद की लंबाई ज़्यादा नहीं होती, क्योंकि बर्फ़ की नदी कहाँ तक सर्वाइव कर पाएगी भाई? जहाँ टेम्परेचर बढ़ेगा पिघल जाएगी। बर्फ़ वहीं तक रहेगा। नदी में जब तक बर्फ़ है तभी तक उसको हम ग्लेशियर कह सकते हैं। बर्फ़ ख़त्म, उसे ग्लेशियर का नाम मत दीजिए, उसके बाद वो नदी बन जाती है। इसलिए आपको पता होगा कि भारत की सबसे लंबी ग्लेशियर है सियाचिन ग्लेशियर, और उसकी लंबाई है 76 किलोमीटर। सबसे लंबी ग्लेशियर की लंबाई 76 किलोमीटर। यानी ग्लेशियर 5 किलोमीटर लंबी भी हो सकती है, 10 किलोमीटर भी लंबी हो सकती है,
क्योंकि ग्लेशियर में बर्फ जहाँ तक रहेगा बर्फ तहाँ तक रहेगा, और जहाँ से बर्फ पिघल जाएगा फिर उसे ग्लेशियर हम नहीं बोलेंगे, उसको सिंपल नदी बोलेंगे, रिवर बोलेंगे। आप जानते हैं नदियाँ कहाँ से निकलती है? ग्लेशियर से। उत्तर भारत की अधिकांश नदियाँ कहाँ से निकलती हैं? सारी नदियाँ नहीं, उत्तर भारत की अधिकांश नदियाँ कहाँ से निकलती हैं? ग्लेशियर से निकलती हैं। इसीलिए जो नदियाँ ग्लेशियर से निकलती हैं ना, उस नदी में 2 बार पानी बढ़ता है, साल में 2 बार पानी इंक्रीज होता है, 2 बार। एक बार गर्मी के दिनों में तब जब गर्मी बढ़ेगी तो ग्लेशियर ज़्यादा तेज़ी से पिघलते हैं, गर्मी बढ़ती है तो ग्लेशियर तेज़ी से पिघलते हैं, तो उस समय भी नदी में पानी की मात्रा क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। और ग्लेशियर और बरसात के दिन में जब बहुत बारिश होती है तो उस समय भी नदी के पानी बढ़ता है। यानी ग्लेशियर से निकलने वाली नदी की 2 विशेषता होती है, एक 2 बार उसमें पानी की मात्रा बढ़ता है। कब कब? एक बार अति गर्मी के समय, मई जून महीने में जब गर्मी बढ़ता है तो ग्लेशियर पिघलते हैं तो नदी में पानी बढ़ जाता है। और दूसरा, गर्मी के बरसात जब आती है तो बरसात के कारण पानी बढ़ जाता है। यानी पूछा जाए कि जो नदियाँ ग्लेशियर से निकलती है उसमें कितनी बार पानी बढ़ता है? 2 बार। एक बार बर्फ़ के पिघलने से, हाँ, दूसरी बार बरसात से। लेकिन जो नदी निकलती है ज़मीन के अंदर सोता से, सोता का मतलब ज़मीन के अंदर से जब पानी निकले तो उसको हम सोता बोलते हैं, अंडरग्राउंड वाटर, या फिर उसको आर्टिजियन वेल कहा जाता है। उसे क्या बोला जाता है? आर्टिजियन वेल। तो जो आर्टिजियन वेल से नदी निकल रही है उन नदियों में बस एक ही बार पानी साल में बढ़ता है। कब बढ़ता है? बरसात जब होती है तब। उनका और कोई पानी का सोर्स नहीं है कि पानी उनके अंदर एक्स्ट्रा बढ़ जाए। समझ में आ रहा है बात? तो ग्लेशियर की लंबाई कम होती है। क्यों? इसका बात समझे, क्योंकि ज़्यादा समय तक बर्फ़ टिकेगा ही नहीं, आगे चल के पिघल जाएगा। तो ये जो ग्लेशियर, 2 बात हो गई, हिमटॉपी, बर्फ़ रुका हो पहाड़ में तो हिमटॉपी, और बर्फ़ चल रहा हो पहाड़ में तो ग्लेशियर, हिमनद। एक होता है स्नो लाइन, इसका संबंध पहाड़ से नहीं है। ये जो स्नो लाइन लिखा हूँ ना, इसका संबंध पूरी दुनिया से है, पटना से भी हो सकता है। स्नो लाइन का मतलब होता है किसी भी स्थान का, कोई भी ऐसा स्थान जिसकी वह मिनिमम हाइट, किसी भी स्थान का वह मिनिमम हाइट जिसके बाद बर्फ़ मिलने लगे, जिसके बाद बर्फ़ मिलने लगे, उस ऊंचाई को, उस लाइन को बोलते हैं स्नो लाइन। आप जानते हैं कि जैसे जैसे हम ऊपर की ओर जाते हैं, प्रत्येक 165 मीटर पर 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम हो जाता है। प्रत्येक 165 मीटर पर 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम होने लगता है। तो जैसे जैसे ऊपर जाएंगे हर 165 मीटर पर टेम्परेचर डाउन करेगा। तो एक वक्त आएगा ना, चाहे पटना हो, चाहे गया हो, चाहे औरंगाबाद, उससे मतलब नहीं है, एक लाइन, कहीं भी एक लाइन आएगा, एक ऊंचाई आएगा, एक हाइट आएगा जहाँ टेम्परेचर 0 डिग्री से नीचे हो जाएगा घटते घटते। तो उस स्थान पर जाने के बाद हमें बर्फ़ मिलने लगेगा। तो वह मिनिमम हाइट, वह थ्रेशोल्ड हाइट जिसके बाद हमें बर्फ़ मिलने लगे, उस हाइट को ही, उस थ्रेशोल्ड हाइट को ही हम क्या बोलते हैं? स्नो लाइन। उस जगह का क्या बोला जाता है? स्नो लाइन। इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट कि गर्मी के दिनों में यदि हम देखें किसी भी जगह का स्नो लाइन, गर्मी के दिनों में देखें तो ज़्यादा ऊंचाई पर मिलेगा, और जाड़े के दिनों में स्नो लाइन काफ़ी नीचे आ जाएगा। समझ में आ रहा है? रटना नहीं है, बात को समझना है। गर्मी के दिनों में चूँकि गर्मी पहले से ही ज़्यादा है, टेम्परेचर ज़्यादा है, तो बहुत ऊंचाई पे जाएंगे तब स्नो मिलना शुरू होगा, बहुत ऊंचाई पे जाएंगे तब बर्फ़ मिलना शुरू होगा, काफ़ी ऊंचाई पर जाने के बाद गर्मी के दिनों में। लेकिन जाड़ा में तो पहले से ही टेम्परेचर डाउन है, तो बहुत कम ऊंचाई पर जाने के बाद ही हमें 0 डिग्री वाला टेम्परेचर मिल जाएगा। पहले से ही 5 डिग्री 3 डिग्री आया हुआ टेम्परेचर है, तो बहुत कम ऊंचाई पर जाने के बाद ही हमें वहाँ मिलना शुरू हो जाएगा माइनस में टेम्परेचर। यानी कि गर्मी के दिनों की तुलना में स्नो लाइन जाड़े में कम हाइट पे मिलता है और गर्मी में ज़्यादा हाइट पे मिलेगा। ये बात समझ रहे हैं कि रट रहे हैं? समझना है। ऑनलाइन वाले, एप्लीकेशन वाले लोग भी समझिएगा, और कहीं डाउट होगा तो आप ज़रूर पूछिएगा, क्योंकि आपका स्क्रीन मेरे सामने है, मैं यहाँ पर आपका डाउट देख रहा हूँ। कहीं भी कोई डाउट हो तो एक बार एस लिखिएगा, समझ में आ रहा है तो आप लोग एक बार सहमति अपना दे दें कि सर हाँ, हम लोग को भी समझ में आ रहा है। अगर नहीं आ रहा है तो हम दोबारा इस चीज़ को समझा देंगे। एक बात और समझिए, थोड़ी सी बात और समझ लीजिए, तब ग्लेशियर बताएंगे। धरती जो है, पूरी जो अर्थ हमारी है, ये जो पूरा अर्थ हमारा है, आप जानते हैं कि अर्थ में बीचों बीच से जो लाइन गुजरती है उसे हम लोग इक्वेटर कहते हैं। क्या बोलते हैं उसको? आपको हम लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड अलग से पढ़ाएंगे, इसलिए टेंशन लेने की बात नहीं है। विषुवत रेखा, अंग्रेजी में इक्वेटर है, हिंदी में इसको क्या बोलते हैं स्टूडेंट? विषुवत रेखा। और आप सभी को पता है कि धरती के बीचों बीच से जो लाइन गुजरती है वहाँ सूरज पूरे साल सीधा चमकते हैं।
पूरे साल स्ट्रेट लाइन में चमकते, तिरछा नहीं होते। पूरे साल इक्वेटर पर सूरज सीधा चमकता है। इसलिए इक्वेटर पर जितने भी देश हैं, चाहे ब्राजील हो, कांगो हो, जायरे हो, केन्या हो, तंजानिया हो, इंडोनेशिया हो, मलेशिया हो, सिंगापुर हो, कोई भी देश जो इक्वेटर पर है वहाँ कभी जाड़े का कोई ऋतु नहीं होता, जाड़े का कोई मौसम नहीं होता। वहाँ पूरे साल गर्मी होती है। सुबह 8 से लेकर दिन के 2 बजे तक चिलचिलाती हुई गर्मी। आप पेंट ब्लैक हो जाएंगे, एकदम काले पड़ जाएंगे, आपका बाल घुंघरालू हो जाएगा जल के, आपका नाक चपटा हो जाएगा, चमड़ी मोटा हो जाएगा गर्मी के कारण, आप क्रिस गेल और ब्रायन लारा बन जाएंगे इक्वेटर पर रहेंगे तो। हालांकि ये रेशियल कमेंट है, ऐसा करने से हम पर केस हो सकता है। रेशियल कमेंट करना हाँ हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर कोई ऐसा व्यक्ति बैठा नहीं, क्रिस गेल का भाई बहन कोई यहाँ पर है नहीं, इसलिए चिंता हमें नहीं है उतना। तो भैया 8 से लेकर इक्वेटर पर जितने भी देश हैं 8 से लेकर दिन के 2 बजे तक इतनी गर्मी कि आपकी चमड़ी जल जाएगा, और 2 से 4 इतनी बारिश कि आपकी सांसें बंद हो जाएंगी। बता दें कि हवा जब बंद हो और बारिश बहुत तेज हो, हवा बंद बारिश तेज, तो देखिएगा ऑक्सीजन की कमी होने लगता है। आप कभी फंसे नहीं होंगे उस बारिश में, मैं फंसा हूँ एक बार, इसलिए मुझे पता है इस बात का। बारिश एकदम तेज हो, ऐसा कि चोट लगने वाली बारिश, आपके चेहरे पर चोट लग रहा हो। हम फंस गए बीच में और कोई अगल बगल में ठहरने का कोई जगह नहीं था, और सांसें बंद, बाइक से थे, सांस रुकने लगा था। हम लोग बाइक रोको वरना फिर हम लोग का डेथ हो सकता है, ऑक्सीजन ही कम हो गया था, खत्म हो गया था, ऐसी स्थिति होती है। तो भैया मैं ये कह रहा हूँ कि इक्वेटर पर पूरे साल गर्मी, कोई ठंडी नहीं। और आप जानते हैं कि जैसे जैसे हम इक्वेटर से पोल की ओर आते हैं, नॉर्थ पोल आओ या फिर साउथ पोल आओ, उससे मतलब नहीं है, उत्तरी ध्रुव पे जाओ या दक्षिणी ध्रुव पे आओ, जैसे जैसे इक्वेटर से दूर जाते हैं टेम्परेचर कम होने लगता है, टेम्परेचर कम होने लगता है। सबसे कम टेम्परेचर पोल पे मिलता है और सबसे ज़्यादा टेम्परेचर इक्वेटर पे मिलता है। इक्वेटर पे पूरे साल 30 से 35 डिग्री मिलता है टेम्परेचर एवरेज, लेकिन पोल पर टेम्परेचर कभी +0 से प्लस नहीं हो पाता। तो जैसे जैसे पोल की ओर बढ़ेंगे वैसे वैसे स्नो लाइन की हाइट घटता चला जाएगा। क्या होता चला जाएगा? घटता चला जाएगा, क्योंकि ठंडी बढ़ेगा तो कम ऊंचाई पर ही मिलने लगेगा स्नो लाइन। ठंडी बढ़ता जाएगा तो बहुत कम हाइट पे ही क्या मिलने लगेगा? स्नो लाइन। तो जैसे जैसे दूर जाएंगे ठंडी बढ़ेगा, यानी सबसे कम हाइट पे पोल पर मिलेगा। स्नो लाइन सबसे कम ऊंचाई पर कहाँ मिलेगा? पोल पर। और सबसे ज्यादा ऊंचाई पर कहाँ मिलेगा? इक्वेटर पर। चूंकि इतनी गर्मी है यहाँ पूरे साल की, बहुत ऊपर जाएंगे तब जाके हमको बर्फ मिलना शुरू होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तब कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन जनरली यूपीएससी में पूछेगा, ये बीपीएससी में नहीं पूछेगा कि नीचे दिए गए कथनों पर विचार करें और दिए गए कूट से उत्तर दें। दिए गए कूट से उत्तर दे देगा पहला कोटेशन कि गर्मी की तुलना में जाड़े में स्नो लाइन की हाइट कम होती है और इक्वेटर से पोल की ओर बढ़ते हुए स्नो लाइन की हाइट बढ़ती जाती है, ऐसे लिख देगा उल्टा करके। कौन सही है? केवल एक, केवल दो, दोनों सही है, इनमें से कोई नहीं, ऐसे देगा। समझ रहा बात ना? तो क्या है? एक गलत एक सही। स्नो लाइन की हाइट घटती जाती है इक्वेटर से पोल की ओर जाते हुए, अब पोल से इक्वेटर की ओर आते हुए बढ़ती जाती है। गर्मी की तुलना में जाड़े में स्नो लाइन की हाइट कम होती है, गर्मी में ज्यादा होती है। तो ये सब माउंटेन से इसका कोई संबंध नहीं था, एक कॉन्सेप्ट बीच में आ गया, इसलिए मैंने आपको ये बात समझा दिया। अब मुझे लगता है स्नो लाइन में किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो भैया हमें पढ़ना है हिमनद, ग्लेशियर, हमें पढ़ना है काराकोरम का ग्लेशियर। और ग्लेशियर और पास, चाहे वो पर्वत किसी भी देश में फैला हो, ग्लेशियर और पास हमें सिर्फ पढ़ना है इंडिया का। इंडिया के हिस्से में जो पास है, इंडिया के हिस्से में जो ग्लेशियर है उसी के बारे में पढ़ना है। तो ये जो हमारा ग्लेशियर है जस्ट K2 के बगल में, उसका नाम है सियाचिन ग्लेशियर। K2 के जस्ट पास में सियाचिन ग्लेशियर, सियाचिन हिमनद। सियाचिन हिमनद सबकी लंबाई नहीं जानना, इसकी लंबाई इसलिए जानना है कि भारत की सबसे लंबी ग्लेशियर है सियाचिन ग्लेशियर। सियाचिन ग्लेशियर ये भारत की सबसे लंबी ग्लेशियर। दूसरा ग्लेशियर जो है वह है रोंगफुक ग्लेशियर। रोंगफुक ग्लेशियर यानी रोंगफुक हिमनद, रोंगफुक हिमनद। और तीसरा ग्लेशियर जो है वह है बोल्तेरो ग्लेशियर, बोल्तेरो ग्लेशियर। ऐसे तो सैकड़ों ग्लेशियर हैं, जो फेमस ग्लेशियर है उसकी बात मैं कर रहा हूँ, यानी बोल्तेरो ग्लेशियर, बोल्तेरो हिमनद, बोल्तेरो हिमनद। और चौथा ग्लेशियर है बियाफो ग्लेशियर, बियाफो हिमनद, बियाफो ग्लेशियर, बियाफो ग्लेशियर। ये फोटो बना लीजिए, इन सब ग्लेशियर का नाम क्रम से है, ये इसी क्रम में आपको बना लेना है। और ये ग्लेशियर का साइन बना दिया हूँ जी, ताकि ये सिंबल है जो ग्लेशियर को क्या कर रहा है? इंडिकेट कर रहा है। समझ में आ रहा है? ज्योग्राफी सबको समझ में आ रहा है? किसी को कोई डाउट? वैसे मैं कोशिश करता हूँ कि डाउट रहे नहीं, लेकिन फिर भी अगर है तो रोंगफुक, रोंगफुक,
वैसे कोशिश करता हूँ कि जो भी चीज़ डिस्कस करूँ वो इस तरीके से कर दूँ कि आप में से किसी को कोई कन्फ्यूजन ना हो, लेकिन उसके बावजूद भी कन्फ्यूजन है तो आप ज़रूर पूछ सकते हैं। हाँ रवि जी, काराकोरम के 4 ग्लेशियर, सियाचिन, हिस्पार भी एक ग्लेशियर है, बिल्कुल सही, एक नया ग्लेशियर इन्होंने लिखा है। जिब्राल्टर के बाद हम लोगों को क्लास ऑनलाइन नहीं हुआ। अच्छा ठीक है रवि जी, बिल्कुल जिब्राल्टर के आगे स्पेशल क्लास दे देंगे आप लोगों के लिए। ऑनलाइन वाले बच्चे बिल्कुल चिंता ना करें, हमारे लिए जितना इंपॉर्टेंस रखते हैं ये ऑफलाइन, उतना ही आप भी इम्पॉर्टेंट हैं। बिल्कुल आपका ध्यान रखा जाएगा और आपकी जो चीज़ें छूट गई हैं उसकी स्पेशल क्लास ले ली जाएगी। बस आप लगातार मेहनत करते रहें, पढ़ते रहें, ऑफलाइन वालों को भी टक्कर दें, है ना। हम चाहते हैं केवल ऑफलाइन वाले टॉप ना करें बल्कि ऑफलाइन वाले भी टॉप करें। इसमें एक बीच में ग्लेशियर बोलतेरो, ऑनलाइन वाले भी टॉप करें। बोलतेरो बियाफो के बीच एक और बना लेना भाई, दोनों के बीच में एक है हिस्पार ग्लेशियर, दोनों में ऑफलाइन ही बोलते हैं नहीं, हिस्पार ग्लेशियर हो गया। एक लाइन लिख लो सियाचिन के बारे में, यही ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसके बारे। अच्छा रुक जा, हिस्पार ग्लेशियर दोनों के बीच में, बोलतेरो बियाफो के बीच में लिख लीजिए हिस्पार ग्लेशियर। हाँ जी, हाँ ये अरेंज्ड वे फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, केटू का नाम बताएं, गॉडविन ऑस्टिन। केटू माने एक के से कारा और दूसरे के से कोरम। इसको कंचनजंगा मत समझिएगा, कुछ लोग केटू को कंचनजंगा समझ के बैठे हैं, तो केटू अलग पहाड़ है और कंचनजंगा अलग पहाड़ है। केटू का घर भी अलग है, केटू काराकोरम में है और कंचनजंगा ग्रेटर हिमालय में है। तो दोनों एक, ग्रेटर हिमालय का अलग पहाड़ है और काराकोरम एक अलग पहाड़ है। क्लियर। तो लिखो सियाचिन के बारे में, सियाचिन ग्लेशियर इज द लॉन्गेस्ट ग्लेशियर ऑफ इंडिया। सियाचिन ग्लेशियर इज द लॉन्गेस्ट ग्लेशियर ऑफ इंडिया। सियाचिन हिमनद भारत की सबसे लंबी हिमनद है। सियाचिन हिमनद भारत की सबसे लंबी हिमनद है। क्या स्कर्दू सबसे लंबी है? स्कर्दू ग्लेशियर, अच्छा देख लेंगे क्या लिखा, ध्यान नहीं आ रहा है क्या लिखा भैया। सियाचिन ग्लेशियर इज द लॉन्गेस्ट ग्लेशियर ऑफ इंडिया। सियाचिन हिमनद भारत की सबसे लंबी हिमनद है। लंबाई कितनी है? 76 किलोमीटर। केटू के बारे में भी कुछ पॉइंट लिख लीजिए। केटू इज द हाईएस्ट पीक ऑफ काराकोरम एंड सेकेंड हाईएस्ट पीक ऑफ वर्ल्ड। क्या लिखे? केटू इज द हाईएस्ट पीक ऑफ, केटू इज द हाईएस्ट पीक ऑफ काराकोरम, केटू इज द हाईएस्ट पीक ऑफ काराकोरम एंड सेकेंड हाईएस्ट पीक ऑफ वर्ल्ड। सेकेंड हाईएस्ट पीक ऑफ वर्ल्ड हिंदी में लिखिए। केटू काराकोरम पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है। केटू काराकोरम पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है। क्या लिखे? केटू काराकोरम पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है तथा विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। एक फोटो, दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, लिख लिए। अब आइए थोड़ी सी बात हम लोग कर लें। क्या क्या छूटा? अब देखिए, अब हेडिंग डाल दीजिए पासेज ऑफ काराकोरम। हेडिंग डाल दीजिए पासेज ऑफ काराकोरम। काराकोरम के दर्रा, पासेज ऑफ काराकोरम। पासेज ऑफ काराकोरम। काराकोरम का जो लद्दाख का हिस्सा है वहीं पर बनाएंगे हम। काराकोरम के लद्दाख वाला हिस्सा में अलग से बना लीजिए पास, चूंकि जगह वहाँ कम है। अगर एक ही फोटो में सबको लिखेंगे तो फिर ग्लेशियर और पास दोनों दिक्कत हो जाएगा। इसको लिखिए
काराकोरम पास, काराकोरम पास, इसको लिखिए छांगला, छांगला, छांगला। ला का मतलब दर्रा ही होता है, तिब्बती भाषा में ला का मतलब दर्रा। तो एक्चुअली में पास का नाम है छांग पास, छांग ला, छांग दर्रा। काराकोरम पास पहला वाला जो दर्रा है वो है काराकोरम। एक्चुअली मैंने कल बताया था कि पहाड़ में इस पार से उस पार जाने के जो रास्ता होता है उसी को दर्रा कहते हैं। कल जब हम सतलज नदी का मैप बना रहे थे तो आपको याद होगा मैंने बनाया था कि कोई भी व्यक्ति को तिब्बत से भारत आना हो, चीन से भारत आना हो, तो भारत को आने से के लिए उसको हिमालय को और काराकोरम को क्रॉस करना होगा। अब क्रॉस जहाँ से करेंगे उसी को नाम, उसका नाम क्या है? दर्रा पास। पर्वत के इस पार से उस पार जाने के रास्ते को दर्रा कहते हैं। तीसरे नंबर पे है मांगला, मांगला यानी मांग दर्रा, मांग दर्रा। और चौथे नंबर पे है लनकला, लनकला यानी लनक दर्रा। और पांचवें नंबर पे है खारदुंगला, 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 खारदुंगला। एक्चुअली आप मैप में जाइएगा तो मैप इस तरह का नहीं मिलेगा, क्योंकि वो ये प्रोफाइल पिक्चर है ना, वो डीपी है, ये है पीपी। ये आपको अरेंज्ड वे में मिलेगा और वहाँ पर आपको दर्रा ऊपर नीचे आगे पीछे मिलेगा, तो वहाँ अरेंज करना मुश्किल थोड़ा होता है। तो क्या है भैया, सबसे पहला दर्रा कौन है? नंबर 1 पे कौन सा है? काराकोरम। नंबर 2 पे छांगला। नंबर 3 पर मांगला, ये तो याद होगा, छांगला, मांगला, लनकला, खारदुंगला, सब में लग रहा है। 4 नंबर पे हो गया और 5 नंबर पर हो गया। 4 नंबर और 5 नंबर। इंदिरा कौल, बिल्कुल समुद्र तल से ऊंचाई, इंदिरा कौल बिल्कुल सही का है। इंदिरा कौल अभी पूछा है दरोगा में, बिहार एसआई का पेपर हुआ है 2 दिन पहले, बिहार एसआई का पेपर था, उसमें पूछा है कि भारत का सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है। भारत की सबसे उत्तरी बिंदु इंदिरा कौल है। सिंपल क्वेश्चन पूछा है। देखिए एक्चुअली क्या है ना कि बिहार दरोगा में 20, 25, 30 क्वेश्चन ऐसा पूछा है जो आउट ऑफ सिलेबस था, ऐसा लोगों का कहना है। तो 20, 25, 30 क्वेश्चन ही ना भाई, बाकी 70 क्वेश्चन तो था ना जो रेंज में था। जैसे पूछा सबसे उत्तरी बिंदु कौन है, ये कौन सा टफ क्वेश्चन था। देखिए हो सकता है कि जो बच्चे मेंस प्री दिए होंगे उनको ये भी लग रहा होगा कि आप खुद पेपर देते तब ना समझ में आता। आप यहाँ से बैठ के बड़े आराम से बोल रहे हैं कि 70 क्वेश्चन तो इजी था ना। अरे आप रियली मेहनती विद्यार्थी हैं, साल भर आपने पढ़ा है, तो 70 क्वेश्चन है जो बनाया जा सकता है। लेकिन चलिए फिर भी हम स्टूडेंट के साथ हैं, है ना। हम किसके साथ हैं? स्टूडेंट के साथ। कोई बात नहीं, हमें तैयार होना चाहिए हर लेवल पे। क्यों जी? हमें तैयार। पूछा कि इडली जिस प्रोसेस से बना तो उस प्रोसेस का नाम क्या है, ये भी पूछा है। इडली बनाने के प्रोसेस का नाम पूछा है। ऑप्शन दिया था स्टीमिंग और क्या क्या दिया था, उसका आंसर स्टीमिंग बता रहे हैं लोग। तो कोई बात नहीं, हमें हर स्तर पे पेपर टफ था तो सबके लिए टफ था। ऐसा तो नहीं कि आपको स्पेशल पेपर दिया गया कि नहीं ये आदमी को स्पेशल दो, जिस दिया गया तो पूरे लोगों को दिया गया पेपर। अब पेपर टफ है तो मेरिट नीचे जाएगा, इसमें भी कोई राय नहीं है। क्यों जी? इसलिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, हो जाएगा। जब तक रिजल्ट ना आए तब तक क्या बोलना है? हो जाएगा। किसी का कट ऑफ यूट्यूब पे मत देखो, यूट्यूब पे कट ऑफ आप लोग कृपया एग्जाम देकर आए तो यूट्यूबर के चक्कर में ना पड़े। आप आंसर किया अगर आए आयोग का तो मिला लीजिए, वरना आप छोड़ दीजिए, रिजल्ट का वेट कर लीजिए। क्योंकि किसी को कुछ नहीं पता होता, सब लोग प्रेडिक्शन करते हैं। हम भी कर दिए कल, फिर 65 जाएगा। हो गया। तो छांगला देखो, ये सभी पास सुनो, इसमें काराकोरम पास चीन को पाकिस्तान से जोड़ता है। काराकोरम पास चीन को किससे जोड़ता है? पाकिस्तान से। अभी जानते हैं कि वहां पर काराकोरम हाईवे बनाया है चीन। काराकोरम पास से होते हुए काराकोरम हाईवे बनाया, जिसका भारत ने विरोध भी किया था। भारत ने क्या किया था कि पीओके हमारा है, कि पाकिस्तान आपको रोड बनाने के लिए कैसे दे दिया। लेकिन पीओके पाकिस्तान के कब्जे में है, पर हम उसको पाकिस्तान कब्जा में नहीं मानते हैं, पीओके हम अपने कब्जे में मानते हैं। तो भैया काराकोरम पास से पाकिस्तान कहाँ जाता है भैया? चीन से पाकिस्तान।
और बाकी सभी पास से हम भारत से चीन जाते हैं। लेकिन इसको छोड़कर छांगला, मांगला, लनकला और खारदुंगला, ये चारों दर्रा से कहाँ जाते हैं? भारत से चीन जाते हैं। तो लिख लीजिए छांगला, मांगला, लनकला, छांगला, मांगला, लनकला, छांगला, मांगला, लनकला और खारदुंगला, इन सब से भारत से कहाँ जाते हैं भैया? चीन। ये सभी से कहाँ जाने का रास्ता है? भारत से चीन को। बाकी सब दर्रा भारत, यहीं पे लिख देना, इंडिया को चीन से कनेक्ट करता है, और बाकी ये चीन को पाकिस्तान से कनेक्ट करता है। क्लियर है? यहीं से होकर लिख लो, काराकोरम दर्रा से होकर चीन ने क्या बनाया है? काराकोरम हाईवे का निर्माण किया है। काराकोरम दर्रा से होकर ही चीन ने क्या बनाया है? चीना पाकिस्तान ने मिलकर काराकोरम हाईवे का निर्माण किया है। वहाँ ट्रकें चल रही हैं, माल लोड करके पाकिस्तान से चीन जा रहा है और चीन से पाकिस्तान जा रहा है। अभी चीन का सपना है कि पूरे दुनिया को अपने पैसे से जोड़ दें रोड से, पूरे विश्व को अपने पैसे से, अपने खर्चे से, समुद्र के माध्यम से या जमीन के माध्यम से क्या कर दें? कनेक्ट कर दें। बिल्कुल 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 सही बोल रहे हैं आप। पूरे दुनिया को उसको जोड़ने का इरादा है। जैसे क्या क्या आप लोग बात आपस में क्या कर रहे हैं? क्या कुछ छूट गया? बताना छूट जाएगा तो पहले जो बता रहा हूं उसको सुनो भाई। अभी चीन का इरादा है कि पूरे दुनिया को क्या कर दें? हम आपस में जोड़ दें। आप लोग सुने होंगे प्राचीन काल में हमारे देश में एक रूट बनाया गया था, सिल्क रूट। प्राचीन काल में एक राजा था कनिष्क, उसने सिल्क रूट का निर्माण करवाया था। रेशम का व्यापार होता था। प्राचीन काल में भारत में बने रेशमी कपड़ों का डिमांड था यूरोप तक, और उसका उसी के व्यापार से, रेशमी कपड़ों के व्यापार से, सिल्क कपड़ों के व्यापार से ही हम पूरा रेवेन्यू प्राप्त करते थे। और वो जो व्यापार होता था वो इंडिया में सिक्किम के रास्ते होते हुए चीन के रास्ते मिडिल एशिया होते यूरोप तक जाता था। ये पूरा ओल्ड सिल्क रूट था। ये पूरा क्या था? पुराना सिल्क रूट। लेकिन अब चीन क्या कर रहा है? न्यू सिल्क रूट बना रहा है। चीन क्या कर रहा है? न्यू सिल्क रूट बना रहा है। और उस रूट का नाम शुरुआत में दिया गया था OBOR। शुरुआत में उसका नाम दिया गया था OBOR, लेकिन अब उसका नाम बदल के कर दिया गया BRI। अब उसका नाम बदल के क्या कर दिया गया? BRI। तो चीन जो नया सिल्क रूट बना रहा है, हाल ही में उसको डेवलप किया है, उसका नाम है वन बेल्ट वन रोड। वन बेल्ट वन रोड। उसी का नाम बदल के कर दिया गया बेल्ट रोड इनिशिएटिव। अब उसी का नाम चेंज करके, सेम चीज था पहले 2013 में जब इसकी शुरुआत की गई कि हम पूरे दुनिया को जोड़ेंगे सड़क मार्ग से, पूरा यूरोप तक चले जाएंगे, ट्रेन में बैठेंगे सिक्किम में, ट्रेन में बैठेंगे बीजिंग में और सीधे जाके यूरोप में उतरेंगे। तो यूरोप तक को जोड़ा। उसके बाद उसकी तमन्ना है कि दुनिया के जितने छोटे आइलैंड्स हैं उनमें पोर्ट डेवलप किया जाए। क्या छूटा आप लोगों का? इसलिए सुनिए, सुनना जरूरी है। कितना बढ़िया बात बता रहा हूं। मैं समझता हूं कि बता देते हैं, रुक जाइए। मैं समझता हूं कि लिखने से ज्यादा जरूरी क्या है? सुनना। क्योंकि लिखा हुआ किताब में, कॉपी में हर जगह मिलेगा, या हम रुक के आपको लिखवा भी देंगे। इसलिए सुनिए, ज्यादा जरूरी है। ये मैं आप ही के लिए बोल रहा हूं। OBOR का मतलब वन बेल्ट वन रोड। जब इसकी नींव रखी गई तो उसमें भारत को भी शामिल करने की बात किया गया था, लेकिन भारत के कुछ कम शहर इसमें आ रहे थे। वन बेल्ट वन रोड में भारत के कुछ कम शहर इसमें शामिल हो रहे थे। उसका फायदा ज्यादातर चीन को मिलना था, इसलिए भारत इससे अलग रहने का फैसला किया। तो भारत न तो इसमें है न तो इसमें है। न तो वन बेल्ट वन रोड में इंडिया शामिल हुआ, न फिर बेल्ट रोड इनिशिएटिव में शामिल हुआ। लेकिन चीन इस प्रोग्राम को अभी भी चला रहा है। इस प्रोग्राम को बढ़ाते बढ़ाते चीन ने अब आइलैंड्स को पकड़ना शुरू कर दिया, छोटे छोटे कंट्रीज को पकड़ना शुरू किया, और वहां पर पोर्ट डेवलपमेंट कर रहा है। अपने पैसे से लीज पर लेकर के जगह उसने पोर्ट बनाया, और एक तरह से ज्यादातर उसका जो हिट लिस्ट में था वो इंडिया था। इंडिया के चारों तरफ जितने भी आइलैंड्स थे, इंडिया के चारों तरफ जितने भी द्वीप थे, उन सभी द्वीप को अपने फेवर में लेकर वहाँ आइलैंड का विकास किया। उन सारे आइलैंड्स पर अपना क्या बनाया? पोर्ट बनाया। अब पोर्ट बनाकर उनको अपने फेवर में लिया और भारत को घेरने की कोशिश की। श्रीलंका में अपना पोर्ट बनाया, उधर पाकिस्तान में ग्वादर पोर्ट बनाया, म्यांमार में भी उसके पोर्ट चल रहे हैं। एक पोर्ट बांग्लादेश में उसने डेवलप किया है। हालांकि म्यांमार और बांग्लादेश में भारत ने भी अपना पोर्ट बनाया है, लेकिन उससे कमजोर पोर्ट है। तो ये चारों तरफ भारत को घेर रहा था। इसी को बोलते हैं इंटरनेशनल रिलेशन वाले चैप्टर में मोतियों के माला की नीति है ना, स्ट्रिंग ऑफ पर्ल। क्या बोलते हैं इसको?
भारत को जो घेर रहा है चीन, उसके चारों तरफ के द्वीप को अपने फेवर में ले रहा है और लेकर के अभी प्लान है वहां जहाज उतारने का, पोठ बना के जहाज उतारेगा, फिर बाद में हथियार उतारेगा और पूरा भारत तरफ मिसाइल तान के बैठ जाएगा चारों तरफ से, है ना। करो हमला, एक बार में दबाएंगे हैदराबाद, उधर से बेंगलुरु, उधर से दिल्ली, उधर से कोलकाता, तबाह। पर ऐसा होने वाला नहीं है, ऐसा होने वाला नहीं है। लेकिन ये काम कर रहा था चीन, ये काम बहुत तेजी से कर रहा था, जिसको बोलते हैं स्ट्रिंग ऑफ पर्ल पॉलिसी, मोतियों के माला की नीति कहते थे। इस पूछा गया यूपीएससी में क्वेश्चन कि मोतियों की माला की नीति चीन की क्या है, तो मोदी जी जब प्रधानमंत्री बने तो बोले कि यही वाला नीति हमको भी अपनाना पड़ेगा। यानी चीन के आसपास जितने देश है, चीन को सबसे पंगा है, चीन का किसी से दोस्ती नहीं है। कोरिया, उत्तर कोरिया को छोड़ दिया जाए तो चीन को किसी से दोस्ती नहीं है। उधर मंगोलिया भी उससे तबाह है, उधर जो आपका क्या बोलते हैं उसको, जो उसके बगल में जो है जापान भी तबाह है उससे। एक और देश है, नाम उसका बोल रहा हूँ, साउथ कोरिया तो है ही, और भी एक है ना, हांगकांग भी सब तबाह है, तिब्बत भी तबाह है, जो उसके कब्जे में उसने ले रखा है, ताइवान भी है, हाँ कई देश हैं। तो मोदी जी जब प्रधानमंत्री बने तो क्या किया कि हमारे देश में अभी तक नियम था, हमारे देश का अभी तक रूल था। क्या रूल था भैया कि पहले कहाँ की यात्रा करेंगे, चीन की यात्रा। प्रधानमंत्री बनते ही पहली यात्रा कहाँ की होती थी, बीजिंग की, बीजिंग यात्रा होती थी। लेकिन अब पहली बार इस परंपरा को मोदी जी ने तोड़ा। पहले यात्रा किया जापान का, कोरिया का, उसके बाद मंगोलिया का यात्रा किया, जो उनके दुश्मन देश थे उनकी यात्रा की। और आपको बता दें कि भारत के हर प्रधानमंत्री चीन गया है, लेकिन आज तक मात्र चीन के राष्ट्रपति 3 बार ही मात्र भारत आए थे। शी जिनपिंग से पहले तक मात्र 3 बार चीन के राष्ट्रपति का भारत विजिट हुआ था, लेकिन भारत के हर प्रधानमंत्री चीन जाता था। तो मोदी जी ने पहली बार इसको तोड़ा और कहा कि भैया पहले चीन यात्रा नहीं होगा, पहले उसके दुश्मन देशों की यात्रा करो, है ना। तो चीन का सबसे बड़ा दुश्मन इंडिया नहीं है, जापान है, जान जाइए आप। जापान और चीन में सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय से ही खतरनाक दुश्मनी है। और आज जापान ने चीन में जो क्रूरता दिखाया था उसको चीन आज तक नहीं भूला है। जापान बहुत सबसे दुनिया का राक्षस देश कोई था तो जापान था, है ना। बहुत खतरनाक, बहुत राक्षस टाइप के, एकदम क्रूर टाइप के जो लोग कहते हैं, जो राक्षस टाइप के लोग जिसको कहते हैं, वो थे कौन, जापानीज। तो जापान से दुश्मनी है। तो इंडिया पहले कहाँ गया, मोदी कहाँ गए, जापान, है ना। मोदी कहाँ गए तो मंगोलिया। तो शी जिनपिंग बौखला गए, बोले कि मोदी जी कर क्या रहे हैं, आपका सब प्रधानमंत्री पहले चीन आता है। तो मोदी जी बोले देखिए हम भेदभाव नहीं करते हैं, हम ऐसा नहीं कि आपके यहाँ नहीं आ रहा था आपसे दोस्ती मेरा नहीं है, आएंगे कल आपके यहाँ भी आएंगे। वो तो प्लान बन गया तो हम करें क्या। भागे भागे शी जिनपिंग अगले 7 दिन के अंदर भारत की यात्रा किए। अब मोदी जी के काल में 2 बार यात्रा किए। पूरे जीवन आज़ादी के बाद से आज तक 3 राष्ट्रपति ने भारत में विजिट किया और यहाँ एक कार्यकाल में 2 बार विजिट हो गया। तो ये होता है एक्शन, है ना। आप ज़्यादा कबूतर लेके घूमिएगा, शांति का कबूतर तो चलेगा नहीं, थोड़ा सा कबूतर उड़ाना भी जरूरी होता है, टफ। हाँ क्या नहीं समझेगा, वो तो हो ही रहा, तो वो कर रहा है चीन, वो तो चीन धीरे धीरे आ रहा है। लेकिन इंडिया भी अब धीरे धीरे मोदी जी के आने के बाद अपने स्ट्रेटजी में क्या किया है, बदलाव किया है, चेंज किया है। ऐसा नहीं, लेकिन कुछ चीज़ें हमारे हमसे गलती भी हुई, जैसे ईरान के इशू में, ईरान में जो चाबहार वाला इशू था, है ना, हम पूरी कंप्लीटली अमेरिका के फेवर में आ गए। ठीक है, अमेरिका को फेवर करना हमारी मजबूरी है, ठीक है कर सकते हैं, रूस को ही बैलेंस कर रहे हैं। लेकिन हमारा जो छोटे छोटे कंट्रीज है जो आसपास के, वहाँ पर तो हम अपना बैलेंस बना के चले। ऐसा नहीं कि हमेशा कुछ लघु नहीं बनना है, तो कुछ गलती हो रहा है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, थोड़ी थोड़ी गलतियाँ माफ हो जाती हैं। हो गया ना, समझ में आ रहा है बात। तो थोड़ा सा भूगोल जानना, जो देखो IR जानने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, थोड़ी ज्योग्राफी आना आपको चाहिए। बिना ज्योग्राफी के आप IR नहीं कर सकते। दुनिया में रिलेशंस, आपका पड़ोसी से आपका रिश्ता खराब होता है या बनता है 2 ही कारण से, या तो उसको गिफ्ट में आप जमीन दे दीजिए या उसकी जमीन आप छीन लीजिए। दुश्मनी होगा कब, जब छीन लेंगे, या जमीन दे देंगे तो क्या होगा, दोस्ती हो जाएगी। इसी को बोलते हैं रिलेशन, इंटरनेशनल रिलेशन। तो जमीन का मतलब भूगोल। तो बिना भूगोल के न तो IR बन सकता है न इतिहास बन सकता है। इतिहास भी बना है भूगोल के लिए। इतिहास भी किसके लिए बना, भूगोल के लिए बना। भूगोल नहीं होता तो इतिहास नहीं बनता। आप जानते हैं एक व्यक्ति थे मैकिंडर, एक व्यक्ति थे
मैकिंडर इंग्लैंड के व्यक्ति थे। अब थोड़ी सी कहानी चला तो 2 मिनट और सुन लीजिए, नहीं तो आईआर आपको समझ में नहीं आएगा बिना भूगोल के। मैकिंडर रॉयल ज्योग्राफिकल सोसाइटी लंदन, दुनिया की सबसे बड़ी भूगोल की सोसाइटी मानी जाती है रॉयल ज्योग्राफिकल सोसाइटी ऑफ लंदन, ब्रिटिश सोसाइटी, उसके वो अध्यक्ष रह चुके थे, रॉयल ज्योग्राफिकल सोसाइटी ऑफ लंदन के अध्यक्ष। अब ब्रिटेन में भूगोल के पहले प्रोफेसर, ब्रिटेन में भूगोल के पहले प्रोफेसर। इंडिया जैसा प्रोफेसर ब्रिटेन में नहीं बनते। यूरोप में जो प्रोफेसर बनता है ना, उसके परफॉर्मेंस के आधार पर उसे प्रोफेसर, लेक्चरर से, रीडर, एडिटर से क्या बनाया जाता है? प्रोफेसर। सबसे पहले क्या ज्वाइन करते हैं? लेक्चरर। फिर आपका प्रमोशन तक क्या बनते हैं? रीडर। अब फिर क्या बनते हैं? प्रोफेसर। अब फिर बनते हैं एचओडी। इंडिया में ज्वाइनिंग के आधार पर होता है कि पहले कौन ज्वाइन किया उसी के आधार पर प्रमोशन होता है। और यूरोप में लेक्चरर से आप रीडर तभी बनेंगे जब आप परफॉर्म कुछ करके दिखाएंगे, कोई बड़ा रिसर्च पेपर शो करेंगे, दुनिया में छपेगा आपका रिसर्च, तब आप बनेंगे रीडर। और रीडर के बाद प्रोफेसर बनने के लिए एक बड़ा रिसर्च करना होगा, तब बनेंगे प्रोफेसर। ऐसा नहीं बन जाएंगे भैया शर्मा जी को कुछ आता जाता नहीं पर पहले ज्वाइन के इसलिए बन जाएंगे एचओडी, डिपार्टमेंट हेड बन जाएंगे। तो ये नहीं होता है, इंडिया में केवल होता है। इसलिए इंडिया की तरक्की भी देख लीजिए आप। तो यूरोप में, ब्रिटेन में भूगोल के पहले प्रोफेसर मैकिंडर ने एक थ्योरी दिया था जिसका नाम था हॉटलैंड थ्योरी। क्या नाम था? हॉटलैंड थ्योरी, हृदय स्थल सिद्धांत। 1904 में मैकिंडर ने एक थ्योरी दिया, हॉटलैंड थ्योरी। सोचिए कितना भूगोल ने क्या काम कर दिया, वर्ल्ड वार करा दिया भूगोल ने। उन्होंने दिया हॉटलैंड थ्योरी और उन्होंने कहा कि जो साइबेरिया का क्षेत्र है ना, जो साइबेरिया, रूस का साइबेरिया सबसे ठंडा इलाका, रूस का साइबेरिया सबसे ठंडा इलाका, सबसे दुर्गम इलाका, वहां पहुंचना बहुत मुश्किल है आज भी साइबेरिया आपको जाना हो या रहना हो वहां तो बड़ी वहां पॉसिबल नहीं है। तो मैकिंडर को उस समय लगा कि साइबेरिया पर यदि हमारा कब्जा हो जाए, दुनिया के लोग, अगर दुनिया के लोग साइबेरिया पर कब्जा कर लेते हैं तो साइबेरिया एक ऐसा जगह, सुरक्षित जगह है जिस पर कोई पहुंच नहीं सकता। जिसका साइबेरिया पर कब्जा होगा वो पूरे यूरोप और पूरे एशिया पर कब्जा करेगा, और जिसका पूरे यूरोप और एशिया पर कब्जा होगा वो पूरे दुनिया पर राज करेगा। इसलिए सबसे जरूरी है पहले क्या? साइबेरिया पर कब्जा करना। लेकिन उनको नहीं पता था कि आगे टेक्नोलॉजी का विकास होगा, हवाई जहाज, हेलीकॉप्टर और जेट प्लेन का विकास होगा, मिसाइल्स का विकास होगा, जो कहीं भी आप रहिए दबा देगा, सीधे साइबेरिया में ही जाके गिरेगा। ये बात उनको नहीं पता था। उनको लगता था कि साइबेरिया पर कब्जा कर लिया मतलब आपको फिर कोई हरा नहीं सकता। साइबेरिया को उन्होंने बना दिया हॉटलैंड। क्या बना दिया? हॉटलैंड। इस पर जो कब्जा, हृदय स्थल पर जिसका कब्जा होगा वो पूरे दुनिया पर राज करेगा। अब पूरे दुनिया में अगर ये बात बोल दीजिए किसी को बोल दीजिए कि पटना में इनकम टैक्स गोलंबर पर जिसका कब्जा होगा पूरे पटना पर राज करेगा, मान लीजिए ऐसा कुछ कह दीजिए तो तुरंत क्या हो जाएगा? यहाँ पर युद्ध का माहौल कायम हो जाएगा। सब चाहेगा कि इनकम टैक्स गोलंबर पर क्या कर लें? कब्जा कर लें, चाहेगा ना भाई। तो क्या हुआ कि बात बोलते ही पूरे यूरोप में हड़कंप मच गया कि भैया जल्दी से साइबेरिया पर क्या करो? कब्जा करो। और ये एक होड़ जो कायम हुआ ना, कब्जा 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 वाला, ये वर्ल्ड वार के शक्ल ले लिया 1914 में। 1904 में दिया कॉन्सेप्ट और 14 में 10 साल के अंदर ही क्या करवा दिया इन्होंने? वर्ल्ड वार। सोचो भूगोल का एक आदमी वर्ल्ड वार करा सकता है, भूगोल का एक आदमी क्या करवा दिया? वर्ल्ड वार। अब ये आदमी शांत नहीं बैठा, वर्ल्ड वार को करा चुका है। अब दूसरे में क्या बोला इसने? दूसरी बार अपने हॉटलैंड थ्योरी में चेंज किया। जब देखा टेक्नोलॉजी का विकास हो गया, मिसाइल कहीं भी गिर सकता है, तो अपना हॉटलैंड को इसने चेंज किया। और मैकिंडर ने कहा कि हॉटलैंड साइबेरिया नहीं है, वो हॉटलैंड यूरोप है, पश्चिमी यूरोप। पश्चिमी यूरोप पर जिसका कब्जा होगा वही पूरे दुनिया पर कब्जा करेगा, राज करेगा। अब लीजिए अगला वर्ल्ड वार किस पर होगा भैया? पश्चिमी यूरोप पर कब्जा को लेकर, एशिया पर कब्जा को लेकर नहीं। पहला वर्ल्ड वार एशिया महादेश पे कब्जा को लेकर हुआ था और सेकंड वर्ल्ड वार यूरोप में कब्जा को लेकर हुआ। आप जानते हैं हिटलर का उत्पत्ति हुआ और हिटलर एशिया की तरफ पहले ध्यान नहीं दिया, पहले अपने पड़ोसी राज्य जिसने उसको सताया था, फ्रांस, पोलैंड, चेकोस्लोवाकिया, बाल्टिक कंट्री, इंग्लैंड, उस पर उसका ध्यान था। और उसके बाद उसका मर्जी था कि भाई फिर विश्व में कब्जा करेंगे हम। तो यूरोप, पश्चिमी यूरोप को उसने क्या बना दिया? हॉटलैंड। बोला इस पर जिसका कब्जा होगा वो पूरे दुनिया पर क्या कर देगा? कब्जा कर लेगा। और लीजिए लोग चल पड़े कहां? उस पर कब्जा करने। पर उसी समय एक और व्यक्ति आते, स्पाइकमैन, उन्होंने दिया रीमलैंड थ्योरी। क्या दिया उन्होंने? रीमलैंड। उन्होंने कहा कि हॉटलैंड से काम न चलेगा, रीमलैंड। रीम मान जानते हो? चक्का। रीम, साइकिल में रीम नहीं होता, तो रीमलैंड थ्योरी। रीमलैंड थ्योरी में क्या उसने कहा कि भैया आपको क्या करना पड़ेगा? पश्चिमी यूरोप से होते हुए, सऊदी अरब से होते हुए, इंडिया से होते हुए चीन पर, ये कंप्लीटली इस बेल्ट में अगर कब्जा करेंगे तो पूरे दुनिया पर कब्जा। दो थ्योरी आ गया बीच में। वो फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद कितनी थ्योरी आया? दो। एक थ्योरी आ गया, हॉटलैंड तो था ही, रीमलैंड भी आ गया। और रीमलैंड हॉटलैंड को लेकर स्थिति जो बनी वो क्या बन गया? सेकंड वर्ल्ड वार की स्थिति बन गया। तो दो थ्योरी ने वर्ल्ड वार करवाया। कौन कौन? हॉटलैंड थ्योरी और रीमलैंड थ्योरी ने।
तो आप पढ़िएगा ज्योग्राफी ऑप्शनल, तो वहां पर हार्टलैंड और रिमलैंड दोनों पढ़ना है। लेकिन यदि आप आईआर का क्वेश्चन लिख रहे हैं, इंटरनेशनल रिलेशंस का क्वेश्चन लिख रहे हैं और वहां कुछ इस तरह का कोट करते हैं हार्टलैंड रिमलैंड का, उनका नाम देते हैं, तो थोड़ा सा आपका स्टैंडर्ड आंसर हो जाएगा। और उसके बाद हार्टलैंड को अंडरलाइन भी कीजिए। कुछ एक्स्ट्रा बात अगर पेपर में आप लिखते हैं तो उसको थोड़ा सा अंडरलाइन जरूर कीजिए, क्योंकि कॉपी चेक करने वाले के पास सैकड़ों कॉपी है, उतना कॉपी पर आपका ध्यान नहीं जाएगा, वो आपको अंडरलाइन टॉपिक पर ध्यान जाएगा, ताकि उसको पता हो जाएगा कि भाई लड़का हार्टलैंड के बारे में भी जानता है। चूंकि यूपीएससी कॉपी स्पेशलिस्ट लोग चेक करते हैं, ऐसा नहीं कि कॉमन बीपीएससी की तरह इकोनॉमिक्स वाला कोई पॉलिटी की कॉपी चेक करने दे दिए, ऐसा नहीं होता। हाँ, यहाँ पर किसी को कुछ भी मिल सकता है। बीपीएससी की स्थिति यह है कि आप गलत आंसर पे भी नंबर ले सकते हैं, लेकिन यूपीएससी में आप गलत आंसर पे नंबर नहीं ले सकते। ये मेरे पास प्रमाण है, इसलिए बोल रहा हूँ, मेरे पास प्रूफ है, अपना खुद का प्रूफ है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। मैं ऐसी किसी पर ब्लेम नहीं करता, ब्लेम करने के पीछे मेरे पास ठोस सबूत होता है। अब तुमको दिखा देंगे, कहोगे तो क्लास के बाद, वो सबूत मेरे पास है। जो एकदम गलत उत्तर उसके बाद भी मार्क्स मिले हैं, और भी फुल मार्क्स, कंप्लीट गलत उत्तर उसके बाद भी 38 में से 27 नंबर दिया गया है। चलिए, आज जिसमें कंप्लीट सही था उसमें 18 नंबर दिया गया है। इसलिए किसको क्या आ जाए बीपीएस में प्रिडिक्ट करना मुश्किल है, लेकिन यूपीएससी में यदि कॉपी आपने लिखा है तो आपको मार्क्स आएगा, इसकी गारंटी है। चलिए, हो गया, समझ में आया बात? ये सब किसको जोड़ता है? चीन को जोड़ता है। अब आते हैं हम लोग आगे। अब आप लोग लिखिए अगला पर्वत, ट्रांस रेंज। ट्रांस रेंज यानी हिंदी में बोले थे हम लोग पार श्रृंखला। कुछ समझ में आया? कुछ ज्ञान बढ़ा? हाँ, बहुत ज्ञान मिला। नो, हम जला ही नहीं थे, जला ही नहीं है, हमने बंद नहीं किया है। अच्छा, रिपीट कर दे थ्योरी। रिमलैंड थ्योरी, रिमलैंड थ्योरी शशि जी, रिमलैंड थ्योरी दिया था स्पाइकमैन ने। रिमलैंड थ्योरी किसने दिया? स्पाइकमैन ने। और स्पाइकमैन ये अमेरिका के रहने वाले थे। और हार्टलैंड थ्योरी किसने दिया? मैकिंडर। हार्टलैंड थ्योरी किसने दिया? मैकाइंडर। मैकाइंडर कहाँ के रहने वाले थे? ब्रिटेन में भूगोल के पहले प्रोफेसर थे। ब्रिटेन में भूगोल विषय के पहले प्रोफेसर थे। इंडिया जैसा नहीं कि कोई भी प्रोफेसर यहाँ बन जाता है, नहीं, यहाँ A+B का होल स्क्वायर नहीं पता, फिर भी वो गणित का लेक्चरर है। कभी कॉलेज नहीं जाता पढ़ाने, घर पे बैठे बैठे उसको सैलरी मिलती है, फिर भी वो HOD बन सकता है। ये भारत देश है जहाँ पर कुछ भी हो सकता है। तो पार श्रृंखला क्या? रिमलैंड थ्योरी के बाद बना इस पर, बट इसमें अफगानिस्तान नहीं सम्मिलित हुआ था। क्यों? अफगानिस्तान एक्चुअली रिमलैंड में नहीं पड़ता। अफगानिस्तान, चांदनी कुमारी, अफगानिस्तान रिम में नहीं पड़ता। पाकिस्तान, अफगानिस्तान इनलैंड। आपको बता दें कि अफगानिस्तान जो है एक इनलैंड कंट्री है। इनलैंड का मतलब उसको समुद्र से उसकी बाउंड्री नहीं छूता। जिन जिन देशों की बाउंड्री समुद्र से छूता है उसी को रिमलैंड में लिया गया। रिमलैंड में उसी देश के लिया गया जो समुद्र से बाउंड्री लग रहा था। रिमलैंड में उनको नहीं लिया गया जो इनलैंड या लैंड लॉक्ड कंट्री थे। लैंड लॉक्ड कंट्री किसको बोलते हैं? जिसकी बाउंड्री समुद्र को नहीं छूता, उस देश को लैंड लॉक्ड कंट्री बोलते हैं। नेपाल भी क्या है? लैंड लॉक्ड है। उस देश को लिया गया चांदनी जो समुद्र को छूते थे, उसी को रिमलैंड कहा गया। क्लियर है? अब आइए पार श्रृंखला, ट्रांस रेंज। ट्रांस रेंज मैंने बताया था फर्स्ट डे ही कि काराकोरम के साथ ही ट्रांस को हम पढ़ते थे। ट्रांस का पढ़ाई पहले 1906 से पहले 1906 से पहले तक ट्रांस के काराकोरम के साथ ही ट्रांस को हम पढ़ते थे। लेकिन एक विद्वान थे स्वैन हैडन महोदय। विद्वान का नाम क्या था? स्वैन हैडन। उन्होंने कहा कि ट्रांस को अलग से पढ़ा जाए, ट्रांस रेंज को अलग से पढ़ा जाए। तो हम लोग भी ट्रांस रेंज का फोटो अलग से बनाएंगे। ऐसे बता देता हूं आप लोग को, जो लोग नए हैं आज पहले क्लास नहीं लिए हैं उनके लिए एक फोटो बना देता हूं। देखो भाई, ट्रांस रेंज का विस्तार यहां से यहां तक है। ट्रांस रेंज का विस्तार लद्दाख से लेकर तिब्बत तक, लद्दाख और तिब्बत में है। ट्रांस रेंज का विस्तार लद्दाख और तिब्बत में है। ट्रांस रेंज का विस्तार लद्दाख और, इसको मिटा देता हूं, तिब्बत में। इसको अलग से बना लीजिए आप। ट्रांस रेंज का विस्तार लद्दाख और तिब्बत में है। लद्दाख और तिब्बत, इसकी कुल लंबाई 960 किलोमीटर।
इसकी कुल लंबाई 960 किलोमीटर। इसकी टोटल लेंथ कितनी है भैया? 960 किलोमीटर। पार का मतलब बता चुका हूं, हिमालय के उस पार। हिमालय के उस पार जितने भी पर्वत हैं सबको क्या बोलेंगे? ट्रांस रेंज। तो लद्दाख और तिब्बत में फैला हुआ है ट्रांस रेंज। इसकी लंबाई 960 किलोमीटर है। इसका निर्माण भी ग्रेनाइट और नीस चट्टान से हुआ है। ग्रेनाइट और नीस अलग से लिख लीजिए। इट इज मेड बाय ग्रेनाइट एंड नीस रॉक। इट इज मेड बाय ग्रेनाइट और नीस रॉक। इसका निर्माण ग्रेनाइट और नीस, नीस में जी साइलेंट होता है, जी लिखते पर उसका उच्चारण हम नहीं करते। इसका निर्माण भी ग्रेनाइट और नीस चट्टानों से हुआ है। इसका निर्माण भी ग्रेनाइट और नीस चट्टानों से हुआ है। हो गया? आगे लिखिए। इस पर्वत की जो एवरेज हाइट है वो है 6500 मीटर। इसकी भी हाइट, काराकोरम की भी एवरेज हाइट कितना था? 6500 मीटर। काराकोरम की एवरेज हाइट कितना था जी? 6500 मीटर। इसकी भी एवरेज हाइट कितना है? 6500 मीटर। इसका मतलब इसमें भी कोई हिल स्टेशन नहीं होगा ना भाई। कल हमने कहा था कि जैसे जैसे ऊपर जाते हैं तापमान घटते चला जाता है। 1000 मीटर पर 6.4 या 6.5 डिग्री सेल्सियस। ऐसे में अगर 6500 मीटर ऊंचाई पर जाएं हम तो टेम्परेचर बहुत कम हो जाएगा, और टेम्परेचर बहुत कम हो जाएगा तो वहाँ रहना मुश्किल होगा। और जब लोग रहेंगे ही नहीं तो क्या हिल स्टेशन बना सकते हैं वहाँ? स्वास्थ्य वर्धक केंद्र बना सकते हैं वहाँ? नहीं बना सकते। तो लिख लीजिए इसमें भी एक लाइन, देयर इज नो हिल स्टेशन इन ट्रांस रेंज ड्यू टू हाइट। ऊंचाई के कारण ट्रांस रेंज में भी कोई हिल स्टेशन नहीं पाया जाता। ऊंचाई के कारण ट्रांस रेंज में भी कोई हिल स्टेशन नहीं पाया जाता। ऊंचाई के कारण ट्रांस रेंज में भी कोई हिल स्टेशन नहीं पाया जाता। देयर इज नो हिल स्टेशन इन ट्रांस रेंज ड्यू टू हाइट। देयर इज नो हिल स्टेशन इन ट्रांस रेंज ड्यू टू हाइट। ऊंचाई के कारण ट्रांस रेंज में भी कोई हिल स्टेशन नहीं पाया जाता। अब देखिए स्टूडेंट, आगे देखिए। अब देखते हैं हम लोग। देखो मैं बता दूं, एक सेकेंड रुकना। आप देखिए यहां पर काराकोरम यही है ना भाई? ये कौन सा पर्वत है? काराकोरम है। देखिएगा ध्यान से। पहले काराकोरम का हिस्सा था ये। पहले क्या था? ये काराकोरम का हिस्सा था। देखो काराकोरम और ट्रांस ये दोनों के दोनों लद्दाख में है। काराकोरम और ट्रांस दोनों के दोनों क्या है भैया? लद्दाख में है। लेकिन जो ट्रांस रेंज का हिस्सा लद्दाख में है उसे हम लद्दाख रेंज के नाम से जानते हैं। क्या जानते हैं? लद्दाख रेंज। लद्दाख रेंज के नाम से जानते हैं। काराकोरम भी लद्दाख में है और ट्रांस रेंज भी लद्दाख में है। लेकिन ट्रांस रेंज का जो हिस्सा लद्दाख में है उसे लद्दाख श्रेणी के नाम से जानते हैं। कभी कभी यूपीएससी में, बीपीएससी में नहीं, अरेंज करने के लिए दे देता है। इन पहाड़ों को नॉर्थ से साउथ अरेंज कीजिए। सबसे ऊपर देगा काराकोरम, फिर लद्दाख, उसके बाद जोस्कर, उसके बाद पीर पंजाल। इस तरह से अरेंज कर देता है कौन सबसे नॉर्थ में, कौन सबसे साउथ में। तो सबसे नॉर्थ में काराकोरम दिख रहा है, उसके बाद लद्दाख दिख रहा है, इसके बाद जोस्कर आएगा, उसके बाद पीर पंजाल आएगा। समझ में आ रहा है बात? तो जैसे जैसे हम नीचे आएंगे पहाड़ों को पढ़ाते चलेंगे, हर पहाड़ का एग्जाम्पल देते चलेंगे। जैसे जो जोस्कर रेंज है ना वो ग्रेटर हिमालय का ही एक पार्ट है, हालांकि वो ट्रांस में आता है। और जो पीर पंजाल है वो मिडिल हिमालय का पार्ट है। जब मिडिल हिमालय पढ़ाएंगे तो पीर पंजाल की चर्चा कर देंगे, ग्रेटर हिमालय पढ़ाएंगे तो ग्रेटर हिमालय की चर्चा कर देंगे। अभी हम ट्रांस पढ़ा रहे हैं तो ट्रांस पर्वत का जो हिस्सा है तो पूरा ट्रांस पर्वत, लेकिन इसका जो हिस्सा पड़ता है तिब्बत में, सॉरी लद्दाख में, उसे लद्दाख रेंज के नाम से जानते हैं। तो लिख लीजिए एक लाइन, ट्रांस रेंज इज नोन एज लद्दाख रेंज इन लद्दाख लिख सकते हैं आप। ट्रांस रेंज इज नोन एज लद्दाख रेंज इन लद्दाख। पहले जम्मू कश्मीर लिखवाते थे लेकिन अब जम्मू कश्मीर अलग हो गया और लद्दाख अलग हो गया। ट्रांस रेंज इज नोन एज लद्दाख रेंज इन लद्दाख। ट्रांस रेंज इज नोन एज लद्दाख रेंज इन लद्दाख। ट्रांस रेंज को लद्दाख में लद्दाख रेंज के नाम से जानते हैं। ट्रांस रेंज को, ट्रांस श्रेणी को लद्दाख में लद्दाख श्रेणी के नाम से जानते हैं। ट्रांस रेंज को लद्दाख में लद्दाख श्रेणी के नाम से, लद्दाख श्रेणी के नाम से जानते हैं। ट्रांस रेंज को लद्दाख में लद्दाख श्रेणी के नाम से जानते हैं।
सियाचिन विवाद, मनीष कुमार पूछ रहे हैं कि सियाचिन विवाद कब से कब तक चला। सियाचिन विवाद अभी भी चल रहा है भाई, सियाचिन विवाद अभी भी चल रहा है, क्योंकि सियाचिन में आपको बताया था, कल ही तो बताया था कि सियाचिन में हमारे फोर्स नहीं होते थे, कल आपको चर्चा किया था। सियाचिन में फोर्स नहीं होते थे राजीव गांधी के समय तक। जवाहरलाल नेहरू जी ने ही लियाकत अली से समझौता किया था। पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? लियाकत अली। उनसे समझौता हुआ था नेहरू जी का कि सियाचिन में ना आप कोई हरकत करेंगे क्योंकि सियाचिन हमारा है। तो लियाकत अली ने मान लिया, हाँ जी आपका है, तो उसमें आप मत आइएगा, हम सेना नहीं रख रहे हैं क्योंकि वहाँ ठंडी इतना ज़्यादा है कि हमें सेना रखने का खर्च होगा। दूसरी बात, सेना वहाँ जाएगी तो उसको बहुत ज़्यादा ठंड से खतरा है, इसलिए हम सेना नहीं रखेंगे। उन्होंने वादा कर लिया था, पर पाकिस्तान और चीन कब मानने वाला है? ये लोग तो गाँव को वही कि उस किसान की तरह जो आली काटते काटते दूसरे खेत में घुस जाना है। जो आली होता है, जो उसका जो मेड़ होता है, उसको काट काट के दूसरा खेत में घुस गए, फिर अमीन मारपीट हुआ तो अमीन बुलाना पड़ा, तो फिर लाइन सीधा हुआ। तो इनके लिए अमीन बुलवाना पड़ता है बार बार हमको, समझ में आ रहा है बात ना? तो ये लोग क्या कहें, उनका कौन सी बोला जाए उसको, उस हालतखोर टाइप के लोग हैं। तो भैया अंदर में जो है घुस गया तो अंत में इनको ऑपरेशन मेघदूत, राजीव गांधी को चलाना पड़ा सियाचिन में ऑपरेशन मेघदूत। और उसके बाद पाकिस्तानियों को खतरा गया, टिक नहीं पाते, मेन घुस जाते हैं लेकिन टिकने की औकात तो है नहीं, भाग गए, फिर भगा दिए गए। तो विवाद तो जहां बाउंड्री पे पाकिस्तान हो और बाउंड्री पे चीन हो, शशि जी, जहां बाउंड्री पे पाकिस्तान और चीन, वहां विवाद खत्म हो सकता है, कभी विवाद समाप्त नहीं होता, वहां विवाद रहता ही है। फोर्स हटा के देख लीजिए, विवाद सब शुरू हो जाएगा 2 मिनट में। चलिए जाने दीजिए। अब इसी से तो आश्चर्य होता है कि इंडिया का मकसद है वर्ल्ड कप जीतना, ओलंपिक में मेडल लाना, और जब सेमीफाइनल में पाकिस्तान हारा तो इंडिया के लोग दुखी थे कि हमारा पड़ोसी हार गया। कुछ लोग रो रहे थे, कम से कम हम नहीं जीते, पाकिस्तान ने जीत जाता, दूसरा कॉन्टिनेंट क्यों ले गया वर्ल्ड कप। लेकिन जब पाकिस्तान से पूछा गया कि आपने जो हार गए इसका कितना दुख है, तो बोले कि कोई दुख नहीं है, हम तो वर्ल्ड कप उसी दिन जीत गए जिसने इंडिया को हरा दिए थे। तो उनका जो है लक्ष्य ही है छोटा, चपरासी है लक्ष्य है, तो आईएएस कैसे बनेंगे? बात वो भी है ना कि सर हमारा सरकारी नौकरी मिल गया, हम आईएएस बन गए। तो वही बात पाकिस्तान का है, कुछ सरकारी नौकरी के चक्कर में है, अब भारत आईएएस बनने के चक्कर में है। तो भैया हो गया। लद्दाख रेंज के नाम से जानते हैं कहाँ? लद्दाख में। और सुनो, ये जो अब तो अरेंज कर दोगे, सबसे नॉर्थ में कौन? काराकोरम, उसके बाद लद्दाख। और काराकोरम को जानते हो तिब्बत में क्या बोलते थे? काराकोरम को तिब्बत में कैलाश रेंज, कल ही पढ़ाया था, कॉपी पलटते नहीं है। काराकोरम रेंज को तिब्बत में कैलाश। और सुन लो बच्चा, न तो काराकोरम में, इधर देखो, और न ही लद्दाख में, दोनों के बीच में एक जगह है जिसका नाम है लेह। जिसका नाम क्या है? न तो काराकोरम में है, ये जो लेह जगह है ना, ये जो लेह जगह है, ये न तो काराकोरम पहाड़ में है और न ही लद्दाख पहाड़ में है, नहीं ट्रांस में, नहीं तो काराकोरम में, दोनों के बीच में है। इधर से भी एक ऊंचा पहाड़ और इधर से भी एक ऊंचा पहाड़, 2 ऊंचा पहाड़। इसलिए बारिश की हवा अगर आती भी है बाहर से लेह के तरफ, तो इस पहाड़ को चढ़ के उस हवा को क्या करना पड़ेगा? पार करना पड़ेगा। और आप जानते हैं कोई भी हवा ऊपर की ओर उठती है तो उसकी रिलेटिव ह्यूमिडिटी 100% के नजदीक पहुंच जाता है, और ऊपर उठते हुए वो काफी ऊंचाई पर नहीं बल्कि मैक्सिमम 3000-4000 मीटर तक जाते जाते सारा बरसात उधर ही करा देता है। कभी बारिश को लेकर बादल वाली हवा आती भी है तो पहाड़ को पार करते करते, इतना ऊंचा पहाड़ है कि पार करने से पहले ही सारा बरसात करा देती है। जो हवा यहाँ पहुंचती भी है उसमें पानी की मात्रा बिल्कुल 0 हो जाता है। अगर पानी होता भी है तो हवा उतरने लगती है। हवा उतरने जब लगेगी तो उसका टेम्परेचर बढ़ने लगेगा, और हवा का टेम्परेचर बढ़ेगा तो कभी उसका रिलेटिव ह्यूमिडिटी 100% नहीं हो सकता और बरसात नहीं होगा। तो लेह में पूछा जाए भारत में सबसे कम वर्षा कहाँ होता है? लेह में। वाई अगर पूछा जाए ऐसा क्यों? क्योंकि लेह सिचुएटेड है 2 ऊंचे पर्वतों के बीच में। मिनिमम रेन अकर्स इन लेह ड्यू टू लेह सिचुएटेड बिटवीन 2 हाईएस्ट माउंटेन काराकोरम एंड ट्रांस। समझ में आ रहा है बात? काराकोरम में लद्दाख एक ही बात है। क्लियर समझ में आया? तो लिख लीजिए भारत में सबसे कम वर्षा वाला लेह बना लीजिए। इस चित्र को ऐसे बनाकर बीच में लेह को बना लें। अगर आपके पास जगह थोड़ी सी है तो कर लीजिए अरेंजमेंट, क्योंकि दिखाई जो दे देगा ना वो हमेशा के लिए आपको याद हो जाएगा। हाँ जी पूछिए। हाँ ट्रांस भी बोल सकते। मैंने क्या कहा कि हिमालय के उस पार जितने भी पर्वत हैं उस सबको आप ट्रांस में रख सकते हैं। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? ट्रांस का मतलब कुछ नाम नहीं है, वो स्पेशलिस्ट नाम नहीं।
पार, ट्रांस का मतलब पार। अब पार मतलब वो नाम जो दिया गया ना वो हिमालय पार के नाम पर, हिमालय के उस पार जितने भी पर्वत हैं सबको आप ट्रांस कह सकते हैं। लेकिन ट्रांस नाम से एक पार्टिकुलर पर्वत को भी खोजा किसने? स्वैन हेडन महोदय ने, और कहा कि इसको ट्रांस बोलिए और इसको ट्रांस नाम से पढ़िए। लेकिन जॉस्कर पढ़ेंगे ग्रेटर हिमालय में, जॉस्कर वो भी ट्रांस में आता है क्योंकि ग्रेटर हिमालय के जस्ट ऊपर में जॉस्कर पड़ता है। समझ में आ रहा है बात? इसलिए अब कंफ्यूजन, मैंने क्या कहा, कल पूछा जाएगा क्वेश्चन कि कैलाश रेंज नहीं, ऐसे पूछा मानसरोवर जो झील है वो किस में है, मानसरोवर लेक किस में, ऐसे क्वेश्चन पूछ ले तो ऑप्शन दे दे क्या? ग्रेटर हिमालय, मिडिल हिमालय, शिवालिक एंड ट्रांस। तो न तो वहां पर कैलाश मिल रहा है हमें, न तो मुझे काराकोरम मिल रहा है, तो अंत में क्या मारेंगे? ट्रांस। समझ गए? मैंने हमारी कोशिश है कि आपको प्रश्न को अल्टरनेट ऑप्शन भी बताया जाए ताकि आप वहां जा करके टीचर का नाम नहीं बोले कि सर तो कहे थे कैलाश रेंज में ही, तो कहीं तो कैलाश ऑप्शन ही नहीं है, या तो सर गलत है या तो फिर ये क्वेश्चन सेटर गलत है। वो कोई गलत नहीं, ना सर गलत ना सेटर गलत, वो आपको भ्रम में डाला थोड़ा। क्योंकि यूपीएससी का जो पेपर होगा ना वहाँ पर हर क्वेश्चन वो समझिए कि वो डिसीजन मेकिंग है। यूपीएससी के क्वेश्चन जो पीटी का होता है जीएस में, वो हर क्वेश्चन डिसीजन मेकिंग होता है क्योंकि दो दो आंसर, प्रत्येक प्रश्न के आपको लगेगा कि ये भी आंसर हो सकता है और ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है, तो उसमें बेस्ट आंसर क्या होगा आप डिसाइड कीजिए। जैसे एक बार पूछा क्वेश्चन 2011 से देखिएगा, पहली बार जब सिलेबस चेंज हुआ उससे पहले 150 प्रश्न आते थे पीटी में, पहली बार 100 क्वेश्चन पूछा। तो उसमें क्वेश्चन में डिस्कस कर रहा हूं कि सुनामी से बचने के लिए मैंग्रोव लगाने की सलाह दी जाती है समुद्र के किनारे, ऐसा क्यों? ये क्वेश्चन था। पहला ऑप्शन था क्योंकि उसकी जड़ें काफी लंबी अंदर तक होती है, दूसरा ऑप्शन था क्योंकि वो लचीला और बहुत मजबूत होता है। ये दोनों आंसर है, ये दोनों आंसर है। अब बताइए आप क्या लगाएंगे वहां? अब ये तो यूपीएससी आंसर दिया नहीं अपना, यूपीएससी कभी आंसर अपना देती नहीं है, और नहीं देती तो आप लगाइए अंदाज पे, मान लीजिए कि मेरा सही होगा, देना चाहिए, देना चाहिए, आंसर शीट तो जारी करना ही चाहिए। हाँ ठीक, वो तो ठीक है लॉजिकल, लेकिन जब आप पढ़ेंगे भूगोल तो दोनों सुनामी से बचने के कारण में दोनों बात आता है। अब बताइए कि वहां पर डिसीजन मेकिंग आया कि नहीं आया? तो यूपीएससी के हर प्रश्न क्या है? डिसीजन मेकिंग है। इसलिए इसीलिए कहा जाता है कि जब आप कोई किताब पढ़ें तो इतनी बार पढ़ें उसको ताकि आपका डिसीजन मेकिंग ठीक हो जाए। एक बार पढ़ के जाते हैं तो वहां कंफ्यूज रहते हैं, क्या मार दें। कुछ क्लियर हो रहा है? तो भैया लेह लिखो, लेह मिनिमम रेन ऑफ इंडिया अकर्स इन लेह ड्यू टू मिनिमम रेन ऑफ इंडिया अकर्स इन लेह ड्यू टू लेह सिचुएटेड बिटवीन टू हाईएस्ट माउंटेन काराकोरम एंड ट्रांस। लेह सिचुएटेड बिटवीन टू हाईएस्ट माउंटेन काराकोरम एंड ट्रांस, काराकोरम एंड ट्रांस। आपको रिलेटिव ह्यूमिडिटी जो भी बोल रहा था मैं बार बार, ये मैं एक अलग कॉन्सेप्ट है, रेन एंड क्लाउड, एक चैप्टर है रेन एंड क्लाउड। उस चैप्टर में आपको बताएंगे कि रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या होता है, एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी क्या होता है, ह्यूमिडिटी कैपेसिटी क्या होता है, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी क्या होता है, ये सब चर्चा करेंगे हम उस चैप्टर में। बादल और वर्षा, आप जानते हैं कि ठंड बढ़ने के बाद धीरे धीरे रिलेटिव ह्यूमिडिटी 100% को रीच करने लगता है। आज गर्मी बढ़ेगा तो उसकी ह्यूमिडिटी 100% रीच नहीं करेगा, ये बात तत्काल इतना जानते रहिए। तो भैया लिखिए, लेह मिनिमम रेन ऑफ इंडिया अकर्स इन लेह ड्यू टू लेह सिचुएटेड बिटवीन टू हाईएस्ट माउंटेन काराकोरम एंड ट्रांस, टू हाईएस्ट माउंटेन काराकोरम एंड ट्रांस। हिंदी में लिख लीजिए, भारत में सबसे कम वर्षा लेह में होती है, भारत में सबसे कम वर्षा लेह में होती है। भारत में सबसे कम वर्षा लेह में होती है। भारत में सबसे कम वर्षा लेह में होती है क्योंकि लेह दो ऊंचे पर्वत काराकोरम और ट्रांस के बीच में स्थित है, क्योंकि लेह दो ऊंचे पर्वत काराकोरम और ट्रांस के बीच में स्थित है, काराकोरम और ट्रांस के बीच में स्थित है। 2 पॉइंट और बना लो, 2 पॉइंट और बना लो, ये ट्रांस में ही है। ये दोनों पॉइंट कहाँ है बच्चों? ट्रांस में ही है। पहला पॉइंट लिख दो आप, द्रास, द्रास, इस पर कब्जा कर लिया था करगिल के युद्ध के समय 1999 में जो वॉर हुआ था, करगिल वॉर, उसमें द्रास और करगिल, ये बगल में जो बना है कारगिल है। ये कौन है भाई? कारगिल, इसी के नाम पर युद्ध हुआ था 1999 में। भारत पाकिस्तान, अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे, उसमें भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ था, करगिल युद्ध। करगिल और द्रास, करगिल और द्रास ये दोनों बना लीजिए, ये दोनों ट्रांस रेंज में है। करगिल बनाने का कोई मकसद नहीं था, सिर्फ युद्ध हुआ है। अभी मत बोलिए सर करगिल चौक पटना में भी है सर एक। तो जहां जहां
सेना के प्रति सम्मान है, वहां करगिल चौक आपको मिलेगा। द्रास एंड करगिल, द्रास रेंज है लेकिन द्रास एक जगह का नाम भी है, द्रास प्लेस है। देखिए द्रास इज द कोल्डेस्ट प्लेस ऑफ इंडिया, द्रास भारत का सबसे ठंडा स्थान है। द्रास इज द कोल्डेस्ट प्लेस ऑफ इंडिया, द्रास भारत का सबसे ठंडा स्थान है। द्रास भारत का सबसे ठंडा स्थान है। एरिया नहीं बोल रहा, एरिया पूछा जाए ठंडा तो सियाचिन है। युद्ध क्षेत्र, सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र, सबसे ज्यादा ठंडा क्षेत्र तो सियाचिन। लेकिन अगर प्लेस पूछा जाए, एक जगह पूछा जाए भारत का सबसे ठंडा स्थान तो द्रास। अब भारत का सबसे गर्म स्थान चूरू, भारत का सबसे गर्म स्थान राजस्थान का चूरू, भारत का सबसे गर्म स्थान राजस्थान का चूरू। नीचे ही बगल में लिख दो, भारत के सबसे ठंडा स्थान द्रास, भारत का सबसे ठंडा स्थान द्रास। अब भारत का सबसे गर्म स्थान राजस्थान का चूरू, भारत का सबसे गर्म स्थान राजस्थान का चूरू, चूरू। और आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट जीके बताता हूं, राजस्थान से जुड़ा हुआ, राजस्थान के मात्र 2 जिले चूरू और बीकानेर, राजस्थान के मात्र 2 जिले चूरू और बीकानेर जहां से कोई नदी नहीं बहती। क्वेश्चन आ जाए कि राजस्थान में इतने जिले हैं, सबसे बड़ा राज्य कौन है? राजस्थान। एरिया के हिसाब से भारत का सबसे बड़ा स्टेट राजस्थान और सबसे छोटा स्टेट गोवा। जनसंख्या में सबसे बड़ा स्टेट यूपी, सबसे छोटा सिक्किम। तो एरिया में सबसे बड़ा राज्य कौन है? राजस्थान। उसमें 2 ही ऐसे जिले हैं, सारे राजस्थान के सारे जिलों में नदी बहती है, बस 2 जिला है चूरू और बीकानेर जिसमें कोई नदी नहीं बहती। चूरू और बीकानेर 2 ऐसे जिले हैं राजस्थान के जहां से कोई नदी नहीं बहती। चूरू और बीकानेर, शायद हो सकता है कि चूरू का टेम्परेचर इसीलिए ज्यादा हो। चूरू और बीकानेर 2 ऐसे जगह है जहां से कोई नदी नहीं बहती है। भारत के सबसे गर्म स्थान चूरू, सबसे ठंडा स्थान द्रास, सबसे ठंडा स्थान द्रास। भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थान लेह, सबसे ज्यादा वर्षा वाला स्थान चेरापूंजी और मासिनराम। चेरापूंजी और मेघालय में ही, मेघालय राज्य के अंदर एक जगह है चेरापूंजी और मासिनराम। वैसे तो पूरे मेघालय नाम है मेघालय, बादलों का घर है मेघालय। मेघ मतलब बादल और आलय मतलब घर। तो सुन लो, मेघालय राज्य में चेरापूंजी और मासिनराम। एक्चुअली ये जो डाटा है ना वो चेंज होता है, हर 2 साल 3 साल बाद अगर बारिश का रिकॉर्ड देखा जाता है तो कभी चेरापूंजी आगे हो जाता है, कभी मासिनराम आगे हो जाता है। इसलिए आप दोनों नाम लिखेंगे। पूरे भारत की ही नहीं बल्कि पूरे दुनिया की सबसे ज्यादा वर्षा भी पूछा जाता, आंसर क्या होगा? मासिनराम एंड चेरापूंजी। मिनिमम नहीं, मैक्सिमम रेन इन वर्ल्ड एंड इंडिया अकर्स इन मासिनराम एंड चेरापूंजी। डेंसिटी भाई वैसे तो इक्वेटर पे होता है, क्या लिखा? वैसे रोज बारिश हो रही तो इक्वेटर ना होगा। लिखिए परसेंटेज कहिए। हाँ क्या लिखा आपने? लिखिए मैक्सिमम रेन ऑफ इंडिया एंड वर्ल्ड अकर्स इन मासिनराम एंड चेरापूंजी। अब पूछिएगा सर लेह का तो कारण आप बता दिए कि सबसे कम वर्षा लेह में काहे होता है, ये भी बताते चलिए कि वहां ऐसा क्या बात है, वहां मेघालय में ऐसी कौन सी बात है भैया कि ज्यादा वर्षा मेघालय में होता है मासिनराम में। एक्चुअली मासिनराम और चेरापूंजी जहां है ना वहां पर्वत कीप जैसा है। कीप समझ तो लालटेन में तेल डालने वाला जो कीप होता था, आपने देखा होगा घर में, अब नहीं होगा। अब ये इस तरह का कीप देखा था आपने? इसको बिहार में टीप बोलते हैं, कीप नहीं बोलते, क्या बोलते हैं? टीप। हमारा अपना भाषा होता है, अपनी भाषा। तो जो वहां पर्वत हो कैसा टीपाकार है अपनी भाषा में, वरना कीपाकार है अंग्रेजी में फनल शेप है ना। तो लिख लीजिए मैक्सिमम रेन ऑफ इंडिया एंड वर्ल्ड अकर्स इन मासिनराम एंड चेरापूंजी मेघालय ड्यू टू फनल शेप ऑफ माउंटेन, ड्यू टू फनल शेप ऑफ माउंटेन। मैक्सिमम रेन ऑफ इंडिया एंड वर्ल्ड अकर्स इन मासिनराम एंड चेरापूंजी मेघालय, मासिनराम एंड चेरापूंजी मेघालय ड्यू टू फनल शेप ऑफ माउंटेन, ड्यू टू फनल शेप ऑफ माउंटेन, ड्यू टू फनल शेप ऑफ माउंटेन। हिंदी में लिखिए विश्व में और भारत में सबसे अधिक वर्षा मेघालय के मासिनराम और चेरापूंजी में होता है। विश्व में और भारत में सबसे अधिक वर्षा, विश्व में और भारत में सबसे अधिक वर्षा मासिनराम और चेरापूंजी में, मेघालय के मासिनराम और चेरापूंजी में होता है। क्योंकि वहां पर्वत, क्योंकि जोड़ना जरूरी है, इसका एकमात्र कारण है कीपाकार स्थिति। क्योंकि वहां पर्वत कीपाकार है, क्योंकि वहां गारो खासी जयंतियां जो पर्वत है ना, वहां पर कौन सा पर्वत है जी? गारो खासी
जयंतियां, उसी नाम से वहां जनजाति भी है। आप जानते हैं कि मेघालय में पहाड़ का नाम है गारो पहाड़, गारो हिल, खासी हिल और जयंतियां हिल। इसका आकार कैसा है जी? कीप जैसा। इसलिए बारिश की हवा अंदर आ तो जाती है पर निकल नहीं पाती। देखो इधर, बारिश की हवा अंदर आ तो जाती है लेकिन आगे में मुंह पतला है इसलिए निकल नहीं पाती और एक ही जगह पे सारा बरसात करा देती है। इसीलिए दुनिया में सबसे ज्यादा बरसात कहाँ होता है? मासिन राम और चेरापूंजी। इसका एकमात्र उत्तर यही होगा। यहाँ कौन सा पहाड़ है? गारो, खासी और जयंतिया। इसी नाम से वहां जनजाति भी है, इसी नाम से वहां ट्राइब भी है, उसका नाम भी है गारो, खासी और जयंतिया ट्राइब। जब हम प्लेट्यू पढ़ाएंगे, मेघालय का प्लेट्यू, तो उसमें चर्चा करेंगे गारो, खासी, जयंतिया माउंटेन का। माउंटेन वाले चैप्टर में नहीं करेंगे। किसमें करेंगे? मेघालय प्लेट्यू। अब मेघालय की चर्चा जब करेंगे उसमें हम लोग गारो, खासी, जयंतिया का जिक्र करेंगे। अभी तत्काल छोड़ दीजिए इतना ही। अब आते हैं हम लोग आगे। द्रास हो गया भारत का सबसे ठंडा स्थान, भारत का सबसे गर्म, सबसे ठंडा हो गया। फिर भारत के सबसे ज्यादा वर्षा, कम वर्षा हो गया। ये करगिल है। करगिल के बारे में कुछ विशेष नहीं है, बस लिख दीजिए 26 जुलाई को 1999 में हम इस पर कब्जा कर लिए थे। करगिल पर कब्जा कब किए थे? 26 जुलाई को। इसीलिए 26 जुलाई को मनाते हैं करगिल विजय दिवस, करगिल विक्ट्री डे। 26 जुलाई को क्या मनाते हैं? कारगिल दिवस या कारगिल विजय दिवस मनाते हैं। और उसी के अगला दिन 27 जुलाई को मनाया जाता है पुण्यतिथि एपीजे अब्दुल कलाम का। कलाम साहब बहुत बाद में मरे, लेकिन किस तारीख को मरे? 27 जुलाई को। बड़ा डेट देख करके मरे। उन्हीं के मिसाइल से हम लड़ाई जीते, उन्हीं के मिसाइल का प्रयोग करके हम लड़ाई। आप जानते हैं मिसाइल मैन के नाम से किनको जानते हैं? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को हम लोग जानते हैं मिसाइल मैन के नाम से। हम मिसाइल वुमेन के नाम से, उन्हीं की शिष्या एक हैं। कौन? हाँ ठीक, टेसी थॉमस। वेरी गुड। टेसी थॉमस, इनको बोला जाता मिसाइल वुमेन। भारत की मिसाइल महिला के नाम से। अग्नि 5 की डायरेक्टर यही थी। अग्नि 4 तक बना के चले गए कलाम साहब। अग्नि 4 तक रहे। अग्नि 4 में जब बन ही रहा था उसी समय मर गए वो। तो अग्नि 5 की डायरेक्टर कौन थी? अग्नि 5 जो बन रहा था इन्हीं के डायरेक्शन में बन रहा था, टेसी थॉमस। इनको मिसाइल वुमेन के नाम से जाना जाता है। तो भैया जिस दिन 26 जुलाई को करगिल विजय दिवस मना लिए क्योंकि उन्हीं के मिसाइल से लड़ाई को जीता गया था। और बताएं एक दिन कि डीआरडीओ ने जो मिसाइल डेवलप किया है, आपने सुना था पटाना श्रेणी पहला दिन लिखवाया था, 5 को मिसाइल के नाम लिखवाया ना, वो ट्रिक था। आप कभी डीआरडीओ का हेडक्वार्टर जाइए, दिल्ली किंग्सवे कैंप, दिल्ली में जो नॉर्थ कैंपस है दिल्ली विश्वविद्यालय का, विश्वविद्यालय उस तरफ रोड के इस तरफ डीआरडीओ का हेडक्वार्टर है ना, जीटीबी मेट्रो स्टेशन, जीटीबी नगर। आप वहाँ जाइए, वहीं मुखर्जी नगर है जहाँ पर तैयारी होती है आईएएस की। तो बगल में आप जाइएगा तो वहीं डीआरडीओ का हेडक्वार्टर है। उसमें जाइएगा तो जितने भी वैज्ञानिकों का आवास मिला हुआ है वो अपार्टमेंट बनाए हैं, और उस अपार्टमेंट में वैज्ञानिकों को क्या मिला है? फ्लैट मिला है। तो उसमें अपार्टमेंट का नाम दिया गया अग्नि फ्लैट, है ना, आकाश अपार्टमेंट, अग्नि अपार्टमेंट, पृथ्वी अपार्टमेंट, वो सबका नाम है ना। मिस्टर शर्मा कहाँ रहते हैं? तो पृथ्वी अपार्टमेंट में। तो उनका मिसाइल के नाम पर अपार्टमेंट का नाम भी दिया हुआ है। मैं अंदर गया था इसलिए कि मेरा स्टूडेंट वहाँ आर्मी में था, तो उसी के अंदर में कुछ ड्यूटी था उसका, तो वही हमसे पढ़ता था आकर के, तो पढ़ता था तो पूरा डीआरडीओ उसने हमको घुमाया था। तो ये था। तो चलिए, तो भैया टेसी थॉमस इसी बहाने जान गए आप। तो ये पूरा हमारा ट्रांस रेंज है। ट्रांस रेंज में इससे ज़्यादा हमको जानना नहीं है। अब सीधे हेडिंग डालिए ग्रेटर हिमालय, महान हिमालय। थक तो नहीं गए आप लोग? महान हिमालय, इतना बढ़िया बढ़िया बात जान रहे हैं, थकेंगे कैसे? महान हिमालय, महान हिमालय चित्र बना के छोड़ देता हूँ ताकि कल आएंगे तो आगे से काम शुरू हो जाएगा। देखो भाई, जो लोग आप पहली बार क्लास में, उनके लिए हमारी कोशिश है कि जो क्लास पहली बार ले रहे हैं ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों, उनके लिए भी काम किया जाए। ठीक है भाई, ये ग्रेटर हिमालय का चित्र मैं बना रहा हूं। देखो, कश्मीर से शुरू होता है, लद्दाख से शुरू नहीं होता। ग्रेटर हिमालय लद्दाख से शुरू नहीं होता, जम्मू कश्मीर से। चलिए, जम्मू कश्मीर से शुरू होते हैं। तो जम्मू कश्मीर में इसका विस्तार है। ग्रेटर हिमालय का विस्तार कहाँ है जी? देखते चलिएगा। उसके बाद हिमाचल प्रदेश, ये कौन सा जगह है? हिमाचल प्रदेश। उसके बाद ये कौन सा जगह? उत्तराखंड। उत्तराखंड के बाद कहाँ आ गए? नेपाल के बाद कहाँ आ गए? सिक्किम के बाद कहाँ आ गए? भूटान के बाद अरुणाचल प्रदेश और चीन के बॉर्डर पे। अरुणाचल प्रदेश और चीन के, अगर दूसरे कलर का इस्तेमाल करें तो समझ में आ जाएगा। ये जो हमारा है जम्मू कश्मीर वाला हिस्सा, ये हिमाचल, ये उत्तराखंड, ये नेपाल, और नेपाल के बाद ये सिक्किम, इसके बाद भूटान और अरुणाचल प्रदेश और
अरुणाचल प्रदेश और चीन के सीमा तक आया है। तो इसको आप लोग बना लीजिए जो पहले क्लास में नहीं आए थे। फिर इसको हम बड़ा करके जूम करके हम बोर्ड पर, पूरे बोर्ड में बनाएंगे। देखो जब भी पिक बनाओ ना, जब भी चित्र बनाओ तो पूरे पेज में बनाओ। उसके लिए कंजूसी मत करो, थोड़ा सा बचा है तो उसी में बना लें। क्योंकि ग्रेटर हिमालय में जितनी बातें काराकोरम में पढ़ा आपने, जितनी बातें ट्रांस में पढ़ा, अकेले उतनी बात ग्रेटर हिमालय में है। जितना आपने काराकोरम में ट्रांस मिला के पढ़े हैं ना, अकेले उतना बात किसमें है? ग्रेटर हिमालय में। इसलिए ग्रेटर हिमालय को जब भी बनाइए तो ऊपर में भी जगह होना चाहिए और नीचे में भी जगह होना चाहिए। तो ये तो प्रोफाइल पिक्चर है। जब नहीं किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, डेथ हो जाता है, तो अखबार में आता है तो कोना में देता है कि प्रोफाइल फोटो। हाँ, फाइल में से निकाल के डालते हैं तो इसलिए नाम पड़ जाता है प्रोफाइल फोटो। बन गया नहीं फोटो? बनाओ बनाओ। जो लोग बना चुके हैं पहले से, जो लोग फर्स्ट क्लास में आए थे उनके लिए नहीं था ये जिन्होंने आज क्लास अटेंड किया है उनके लिए चित्र बना रहा हूं। अरुणाचल प्रदेश और चीन के सीमा पर, अरुणाचल प्रदेश और चीन के सीमा पर भूटान, सिक्किम, नेपाल, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर। हाँ, डिवाइड कर रहा है, बिल्कुल। बुझाएं? चलिए इसको बना लीजिए आप पूरे को इस तरह से और लिख लीजिए कहाँ कहाँ विस्तृत है। उस समय तो देखा, केवल यहाँ लिख भी लीजिए। जम्मू कश्मीर, उसके बाद हिमाचल प्रदेश, उसके बाद उत्तराखंड, उसके बाद नेपाल, उसके बाद सिक्किम, सिक्किम के बाद भूटान, भूटान और अरुणाचल प्रदेश और चाइना के बॉर्डर पे है। इसका कुल लंबाई 2500 किलोमीटर बोला था। तो उत्तर भारत के पर्वत का एवरेज लेंथ है ये। उत्तर भारत के पर्वत का जम्मू कश्मीर से लेकर अरुणाचल तक का एवरेज लेंथ सभी का क्या होगा? एक दो पहाड़ को छोड़ दिया तो सबका लंबाई क्या लिखेंगे हम? 2500 किलोमीटर। 2500 किलोमीटर, किलोमीटर होगा, मीटर नहीं होगा। अब जम्मू कश्मीर से अरुणाचल प्रदेश 2.5 किलोमीटर थोड़ा ना है। हर 2500 मीटर मतलब 2.5 किलोमीटर हो जाएगा। नहीं जी, 2500 मीटर मतलब 2.5 किलोमीटर हो गया। इसका विस्तार जम्मू कश्मीर। सुनो, जम्मू कश्मीर का जो सेक्शन है ग्रेटर हिमालय का, ध्यान देना, यही मैं बताना चाह रहा था। वहां से एक और शाखा निकला हुआ, जैसे काराकोरम की शाखा ट्रांस नीचे लटका हुआ था, वैसे ही एक शाखा बना हुआ है ग्रेटर हिमालय का। जम्मू कश्मीर का जो ग्रेटर हिमालय का हिस्सा है उसमें से एक शाखा निकला हुआ है उत्तर की ओर, नॉर्थ की ओर, हिमालय के उस पार। इसका नाम है जोस्कर रेंज। इसका नाम क्या है? ये ग्रेटर हिमालय का हिस्सा नहीं है, ध्यान रखिएगा। ग्रेटर हिमालय से लगा जरूर है, पहले ग्रेटर हिमालय का हिस्सा नहीं है। इसका नाम है जोस्कर रेंज, जोस्कर श्रेणी। वैसे जोस्कर एक नदी भी है, जोस्कर नाम की एक नदी भी है जो इंडस की ट्रिब्यूटरी है, सिंधु नदी की सहायक नदी है। जैसे सतलज और चिनाब सिंधु की सहायक नदी है ना, उसी प्रकार से काबुल नदी, जोस्कर नदी, गिलगित नदी, सिगार नदी, सियोग नदी, ये सब इंडस की क्या है? ट्रिब्यूटरी है। सिंधु नदी में कुछ नदियां बाएं किनारे से मुहाना बनाती है और कुछ दाहिने किनारे से। अब बाएं किनारे से जो बनाती है, इंडिया से जो नदी सिंधु में मिलती है वो बाएं किनारे से मिलती है, और जो अफगानिस्तान और पाकिस्तान की तरफ से इंडस में मिलती है वो सब किधर से मिलती है? दाहिने किनारे से, राइट हैंड साइड से। अगर पूछा जाए कि अफगानिस्तान पाकिस्तान से आने वाली नदियां इंडस में मिलती है किधर से? राइट साइड से। लेकिन अगर इंडिया से जाने वाली सतलज, रावी, चिनाब, ब्यास, झेलम, ये मिलती है लेफ्ट साइड से। याद रखिएगा, मैं बताऊंगा जब नदी पढ़ाऊंगा तो डिटेल में। तो जोस्कर नाम की एक नदी भी है, जोस्कर नाम का एक पहाड़ भी है। तो जोस्कर रेंज जम्मू कश्मीर से जो लगा हुआ ग्रेटर हिमालय का हिस्सा है, इसका हिस्सा नहीं बल्कि इससे लगा हुआ पार्ट, उसका नाम है जोस्कर। इसलिए इसको हम लोग ट्रांस रेंज में रखते हैं। किस में रखते हैं इसको? जोस्कर रेंज को हम लोग ग्रेटर हिमालय में नहीं रखते, महान हिमालय का हिस्सा नहीं मानते। किसमें मानते हैं भैया? ट्रांस में। वजह क्या है? कि हिमालय के पार में। इसका भी लोकेशन किधर जा रहा है? हिमालय के पार में जा रहा है। इसीलिए जोस्कर रेंज को हम कहाँ रखते हैं भैया? जोस्कर रेंज को हम लोग ट्रांस रेंज में रखते हैं। कहाँ रखते हैं? ट्रांस में। इसको आप लोग लिख लीजिएगा, नहीं तो फिर बाद में दिक्कत हो जाएगी। हो गया? अब सुनिए, एक पॉइंट और बता दूं। जोस्कर रेंज में एक विशेष प्रकार का घास मिलता है। जोस्कर रेंज में दोनों तरफ एक विशेष प्रकार का घास मिलता है। घास का कलर थोड़ा ग्रीन कर दिया जाए। एक विशेष प्रकार का क्या मिलता है? घास मिलता है। एक विशेष प्रकार का घास मिलता है दोनों तरफ।
जॉस्कर रेंज के नॉर्थ में भी और जॉस्कर रेंज के साउथ में भी। घास तो वही है, जो नॉर्थ में जो क्वालिटी घास की है वही क्वालिटी साउथ में भी है, लेकिन नाम अलग अलग है। नॉर्थ में इस घास को बोला जाता है रुपसू घास। क्या बोला जाता है? रुपसू, रुपसू ग्रास, रुपसू घास, रुपसू घास। और जो साउथ में है उसका नाम दिया जाता है देवसाई घास। क्या नाम दिया जाता है? देवसाई घास, देवसाई ग्रास। बना लीजिए, इस फोटो को बना लीजिए। जॉस्कर रेंज में जो घास मिलता है उसको नॉर्थ में रुपसू कहते हैं और साउथ में देवसाई कहते हैं। नॉर्थ में रुपसू और साउथ में देवसाई। दिखाई नहीं दे रहा होगा थोड़ा, अच्छा बोल देता हूँ, रुक जाओ। नॉर्थ में अब दिखाई दे रहा है रुपसू घास। नॉर्थ में रुपसू घास और साउथ में देवसाई घास, देवसाई घास। जॉस्कर रेंज में लिख सकते हैं ग्रास फाउंड इन जॉस्कर रेंज। लिख लो ना, हो तो भाषा में भी लिख लो, सेंटेंस में लिख लो। अगर याद लग रहा है कि इसमें दिक्कत हो याद करने में, एक्चुअली क्या होता है, लिखने से ज़्यादा इफेक्टिव होता दिख जाना। अगर आपको कुछ लिखवा दें, अकबर के विषय मान लो लिखवा रहे हैं और अकबर का एक फिल्म दिखा दें सेम घटना के साथ जो लिखवाया हूँ, तो आपको ज़्यादा समय तक दिमाग में कौन रहेगा? और फिल्म रहेगा, है ना। तो बात वही है। तो लिख लो ग्रास फाउंड इन जॉस्कर रेंज, ग्रास फाउंड इन जॉस्कर रेंज इज नोन एज रुपसू इन नॉर्थ। ग्रास फाउंड इन जॉस्कर रेंज इज नोन एज रुपसू इन नॉर्थ, इज नोन एज रुपसू इन। हाँ बिल्कुल, चांदनी वृष्टि छाया प्रदेश है। लेह जो है वो वृष्टि छाया प्रदेश है, बिल्कुल। जहां पर पहाड़ के जिस साइड में वर्षा होती है ना उसको बोलते हैं वृष्टि वाला पार्ट, और उसके विपरीत साइड को क्या बोला जाता है? रेन शैडो जोन। रेन शैडो जोन कहा जाता है, बिल्कुल। लेह इज रेन शैडो जोन। लेह क्या है भाई? रेन शैडो जोन है, वहां पर बारिश होती ही नहीं, इसीलिए लेह को डेजर्ट भी कहते हैं। लेह इज एग्जाम्पल ऑफ कोल्ड डेजर्ट। लेह को हम लोग क्या बोलते हैं? ठंडा मरुस्थल भी कहते हैं। लेह को हम लोग इसी कारण से, पानी नहीं पड़ता, बारिश नहीं होती। हमने फर्स्ट क्लास में बताया था कि मरुस्थल के लिए बालू होना जरूरी नहीं है। डेजर्ट हम उसे बोलते हैं जहां पर वर्षा नहीं होती। जहां वर्षा 25 सेंटीमीटर से कम, उसे क्या बोला जाता है? डेजर्ट। क्योंकि लेह में बहुत कम वर्षा हो रही है, इसलिए लेह इज एग्जाम्पल ऑफ कोल्ड डेजर्ट। लेह इज एग्जाम्पल ऑफ रेन शैडो जोन। क्लियर है? लेह क्या भैया? वृष्टि छाया प्रदेश। पहाड़ के जिस साइड में वर्षा नहीं होती उसे वृष्टि छाया प्रदेश कहा जाता है, रेन शैडो जोन कहा जाता है। और जहां बारिश नहीं होती उसे डेजर्ट भी कहा जाता है। इसलिए लेह इज एग्जाम्पल ऑफ कोल्ड डेजर्ट एंड लेह इज एग्जाम्पल ऑफ रेन शैडो जोन। समझ में आ रहा है बात? चांदनी क्लियर हुआ? एक बार यस लिख दीजिएगा। तो लिखिए इसको, इस बात को लिखिए, ग्रास फाउंड इन जॉस्कर रेंज इज नोन एज ग्रास फाउंड इन जॉस्कर रेंज इज नोन एज रुपसू इन नॉर्थ, इज नोन एज रुपसू इन नॉर्थ एंड इज नोन एज देवसाई इन साउथ, इज नोन एज देवसाई इन साउथ, इज नोन एज देवसाई इन साउथ। देखो ऐसी अंग्रेजी में बोलता हूं कि उसका हिंदी आराम से कोई भी कर ले, रियलिटी यही है। तो हिंदी अगर आ जाए तो लिख लेना है। देखो जो घास जॉस्कर रेंज में मिलता है, जो घास जॉस्कर रेंज में मिलता है, जो घास जॉस्कर रेंज में मिलता है, जॉस्कर रेंज में मिलता है, उस घास को उत्तर में रुपसू कहते हैं, उस घास को उत्तर में रुपसू कहते हैं और दक्षिण में देवसाई कहते हैं, दक्षिण में देवसाई कहते हैं। वो भी बात लिख लेना ना हो तो लेह के पास, लेह इज एग्जाम्पल ऑफ कोल्ड डेजर्ट। लेह ठंडा मरुस्थल का उदाहरण है, वृष्टि छाया प्रदेश का उदाहरण है। क्यों जी? पर्वत के जिस साइड में वर्षा नहीं होती उसे क्या बोलते हैं? रेन शैडो जोन, वृष्टि छाया प्रदेश। तो लेह में चूंकि पर्वत के दूसरे साइड में पड़ता है लेह, तो भी क्या हो गया? रेन शैडो जोन हो गया। अब वर्षा नहीं होती तो क्या परिभाषा है? मरुस्थल का। इसका मतलब लेह क्या है? मरुस्थल भी है। तो लेह इज एग्जाम्पल ऑफ कोल्ड डेजर्ट
एंड ले हिज एग्जाम्पल ऑफ रेन शैडो जोन। क्लियर हो गया। और रूपसे और देवसाई घास कहाँ मिलता है? जॉस्कर रेंज में। और जॉस्कर रेंज किसका हिस्सा है? ग्रेटर हिमालय का कि ट्रांस का? ट्रांस का। क्लियर है। तो इसमें बाकी बात हम अगले क्लास में करेंगे। कैसा लगा क्लास आज का? चलिए मन लगा के पढ़िए, हमेशा खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, खाइए पीजिए, मस्त रहिए। और ऑनलाइन वाले जो लोग एप्लीकेशन से जुड़े हैं, एक बार आप भी रिप्लाई कर दें कि समझ में आया, अच्छा लगा, तो एक बार यस लिख दीजिए। ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।